सब कुछ। चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था सॉलिड स्टेट का, उसमें हमने बात की थी बेटा HCP यूनिट सेल, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के लिए पूछे किस टाइप की यूनिट सेल होती है, तो वो मैंने एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया था, ध्यान रखना है। वैसे 70-80 एग्जाम्पल रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ईजी वे में जैसे मैंने बताया था वैसे ही आपको दिमाग में सेट रखना है बेटा। देखते टिक लगाना है लेकिन सही पर लगाना। क्लियर। फिर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था डेंसिटी का। ओके बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Z/NA मल्टीप्लाई बाई M/V या AQ। क्लियर। ये तो हर टीचर ही बताता है, लेकिन आपसे गलती कहाँ करवा सकता है और कहाँ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ भी मैंने स्पेशली मेंशन की थी बेटा, मैंने नोट भी करवाया था। क्लियर, यहाँ तक बात ठीक है। आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा सॉलिड में पैकिंग के बारे में। ओके, तो क्या लिखेंगे? पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग इन सॉलिड्स हिंदी में कहते हैं बेटा ठोसों में संकुलन। संकुलन यानी पैकिंग की अगर बात करें तो बच्चों देखो, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है उसमें जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इसी को बोलते हैं पैकिंग यानी संकुलन। क्लियर। सॉलिड में पैकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हम पैकिंग को 3 टाइप से डिस्कस करेंगे बेटा, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। ठीक है, जैसे फिजिक्स में डिस्कस करते हैं ना 1D, 2D और 3D। बच्चा कहेगा सर यहाँ 1D, 2D, 3D का रोल क्या आ गया? तो बच्चों सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो किसी सॉलिड की स्ट्रक्चर में एटम्स का अरेंजमेंट क्या है? 1 डायमेंशनल में है बेटा, एक विमा में है, एक ही दिशा में है, तो वो क्या होगा? 1D पैकिंग बोली जाती है। क्लियर। ठीक है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या है? 2 डायमेंशनल में है बेटा, यानी 2 दिशाओं में है, 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो वो क्या होगा? 2D पैकिंग। क्लियर। ठीक है, या फिर एटम्स का अरेंजमेंट क्या है? 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग है, 3 एक्सिस यूज हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? 3D पैकिंग बोलेंगे बेटा। क्लियर, त्रिविम संकुलन। ओके चलो बेटा, सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे मैं एक फिंगर का एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, मैंने एक फिंगर यूज की है बेटा, ये क्या है? 1D को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब एक फिंगर मतलब एक एक्सिस, आप x मान सकते हो, y मान सकते हो या z मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैंने क्या कहा, अगर जैसे एक ही फिंगर है बेटा तो क्या हो गया? एक एक्सिस के अकॉर्डिंग एटम का अरेंजमेंट है, तो क्या हो गया? ये 1D पैकिंग है बेटा। क्लियर। और क्या करूं बेटा, जैसे मैंने 2 फिंगर मैंने यूज किए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये क्या हो गई? 2 एक्सिस यूज हो रही है, ये x एक्सिस है तो या y एक्सिस मान सकते हो, 2 एक्सिस 2 डायरेक्शन में है तो ये क्या हो गया? 2D पैकिंग होगी बेटा। क्लियर। ठीक है, मैं 3 फिंगर का अगर यूज करूं, आपस में तीनों परपेंडिकुलर होगी, ये क्या है बेटा? 3D पैकिंग है। 3D पैकिंग है यानी तीनों एक्सिस यूज हो रही है, जैसे x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ में आ गया बच्चों? क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, एटम का अरेंजमेंट 1D के अकॉर्डिंग है, 2D के अकॉर्डिंग है या 3D के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एटम की पैकिंग को यानी सॉलिड की पैकिंग को डिवाइड किया जाता है बेटा। क्लियर। ठीक है, अब जैसे मैंने 3 टाइप की पैकिंग की बात की है, 1D, 2D और 3D। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3D पैकिंग ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, मोस्ट ऑफ द चांसेस 3D पैकिंग में ही क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो बच्चा कहेगा सर जब एग्जाम में 3D पैकिंग से क्वेश्चन बनेगा तो 1D और 2D पढ़ के क्या फायदा? सीक्वेंस के लिए बेटा। ओके, सीधा डायरेक्टली 3D पे आओगे तो रटोगे, और रटना तो हमें है ही नहीं बेटा। मैं हमेशा कहता हूँ अपना कॉन्सेप्ट ही क्या है, अपनी हेडलाइन ही क्या है, वही बात है टैगलाइन की। अपन बात ही क्या करते हैं, फील द केमिस्ट्री, लर्न द केमिस्ट्री। फील करो, कॉन्सेप्ट समझो, अपने आप बेटा याद होगा लंबे टाइम तक। ओके, मैंने क्या कहा था बेटा, 1D से अपन क्या करेंगे, 2D का फॉर्मेशन करेंगे। 1D से किसका फॉर्मेशन करेंगे, 2D का फॉर्मेशन करेंगे, और 2D से क्या करेंगे, फिर 3D का फॉर्मेशन करेंगे। तो सीक्वेंस में ध्यान रखोगे तो बहुत इजी वे में याद रहेगा। ओके, सिंपल सी बात है। बच्चा कहेगा सर 1D से 2D कैसे, 2D से 3D कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स की लैंग्वेज रटने की जरूरत कभी नहीं होती बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ से याद रख लिया करो। कैसे, जैसे मैंने एक फिंगर की बात की, ये बेटा 1D को रिप्रेजेंट कर रही है, यस और नो। क्लियर। तो ऐसी मेरी सभी फिंगर्स है वो क्या है, 1D। अगर इंडिविजुअल फिंगर की मैं बात करूं तो क्या होगा, 1D बोल सकते हो। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे फिंगर के पोर आप देखते हो बेटा, जैसे इनको फेलेंजेस बोलते हैं बेटा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना। तो अपन क्या कहते हैं, हर जो क्या करते हैं बेटा, जैसे फेलेंजेस की मैं बात करूं तो क्या करें, इसकी हर जो बोन है वो क्या कर रही है, एक एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या होगा, हर पोर को आप देख सकते हो। अगर एक एटम है तो सपोज करो जैसे ये 3 एटम एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में ऐड है, ये 1D हो गया। क्लियर। और हर फिंगर में सेम पोजीशन होगी या नहीं होगी, होगी। तो एक सिंगल फिंगर की मैं बात करूं, ये 1D को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी कई सारी फिंगर को मैंने ऐड कर दिया बेटा, ये क्या होगी,
2D हो गया। यस और नो? क्यों? ओनली एक ही फिंगर थी तो एक ही एक्सिस आप देख सकते हो, इसकी विड्थ और हाइट है वो लेंथ के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। क्लियर? तो ये तो क्या हो गया, 1D हो गया। क्लियर? ठीक है, कई सारी फिंगर को मैंने क्या किया, एक साथ ऐड कर दिया, 2D बना या नहीं बना। अरे कितनी एक्सिस यूज हो रही है अपने आप पता चल जाएगा 1D में है या 2D में है। कैसे बेटा? ओनली एक ही फिंगर थी तो एक ही एक्सिस थी, आप इसे A मान सकते हो एक एक्सिस को। क्लियर? ठीक है, कई सारी फिंगर को एक साथ ऐड कर दिया तो 2 एक्सिस हो गई, इसको मैं A मान लूँ, इसको मैं B मान लूँ, ये क्या हो गया, 2D हो गया। 2 एक्सिस अगर आ गई तो यहाँ XYZ ना लिखकर अपन A B और C से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस को ध्यान रखना। क्लियर? ये A ये B क्या होगी, 2 एक्सिस यूज होगी, ये बेटा क्या हो गया, 2D हो गया। क्लियर? ठीक है, फिर अपन क्या कहेंगे, और कई सारी, जैसे मैंने क्या कहा, एक फिंगर है 1D था, एक पूरी पाम है बेटा, पूरी हथेली है 2D होगी, और कई सारी पाम को अपन क्या करें, एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते जाएं तो हमें पता है तीसरी एक्सिस भी आएगी या नहीं आएगी, आएगी बेटा, यानी क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्लियर? ये भी अगर ना समझ में आए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बेटा अपने जैसे बुक्स का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे? अगर अपने बुक का मान लो एक सिंगल पेज है बेटा, सिंगल पेज है, हमें पता है सिंगल पेज में अगर मान लो अगर इंडिविजुअल लाइन्स की बात करूं, पेज में हमें पता है कई सारी लाइन्स होती है, तो हर लाइन क्या कर रही है बेटा, 1D को रिप्रेजेंट कर रही है। यस और नो? और ऐसी कई सारी लाइंस को मैं एक साथ अगर अरेंज कर दूं तो आप देख सकते हो बेटा, अब यहां पर क्या होगी, 2 एक्सिस यूज हो गई, ये A हो गया, ये B हो गया, यानी एक सिंगल पेज है, ये 2D में हो गया। हर पेज में जो लाइंस होती है वो 1D को रिप्रेजेंट कर रही है। कई सारी लाइंस को सीक्वेंस में अरेंज कर दे तो पूरे पेज का फॉर्मेशन होगा, ये क्या हो गया, 2D होगी बेटा। ठीक है? और क्या करेंगे, कई सारी पेज को अगर सिस्टमेटिकली एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दे तो हमें पता है बुक की 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है नहीं होता, होता है बेटा। आप देख सकते हो बुक्स के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, चाहे बुक हो चाहे रजिस्टर हो, हमें पता है जैसे ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी और तीसरी ये हाइट होगी बेटा। तो हमें पता है जो बुक होता है, रजिस्टर होता है, ये क्या है, 3D पैकिंग के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। हर लाइन 1D, हर पेज 2D और कंप्लीट बुक या रजिस्टर क्या हो गया, 3D हो गया बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है, इसका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या फिर क्या जनरल लाइफ में हम कैसे समझ सकते हैं, एक एक बात मैंने सिंपल वे में बताई है, दिमाग में आइडिया हो क्या हमें पढ़ना है, कैसे करना बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं 1 by 1। मैंने क्या कहा, पैकिंग इन सॉलिड का मतलब ही क्या होता है, सॉलिड में एटम का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है उसके अकॉर्डिंग उसे 1D 2D या 3D में डिवाइड किया जाता है। और 1D 2D या 3D में डिवाइड करने का बेसिस क्या है, समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहले 1D पैकिंग, ओके, 1D पैकिंग यानी एक विमीय संकुलन। क्लियर? 1D पैकिंग नाम से पता चल रहा है एटम का अरेंजमेंट कैसे होगा बेटा, 1D के अकॉर्डिंग होगा, एक ही डायमेंशन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो इसमें क्या कह सकते हैं, देखो रटने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, बेसिक थीम बताई है, उसी को दिमाग में सेट रखना है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर? तो 1D के अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगा, यानी हर एटम क्या करेगा, यानी ईच एटम टच टू नेबर एटम, सो स्ट्रेट लाइन ऑफ एटम्स इज ऑब्टेन्ड। मैंने क्या कहा, हर एटम क्या करता है, अपने 2 पड़ोसी परमाणुओं को संपर्क में रहता है या उनको स्पर्श करता है, टच करता है। क्लियर? तो परमाणुओं की एक सरल रेखा का निर्माण होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का निर्माण होता है। ओके? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो जैसे क्या कहेंगे, जैसे मान लो ये एटम है, इस एटम की मैं बात करूं बेटा, और ये एटम क्या होगा, अपने पास के दूसरे एटम के कांटेक्ट में, और ये मान लो तीसरे एटम के कांटेक्ट में, ये फोर्थ है और ये क्या फिफ्थ, ऐसे करके क्या एटम की स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो गया। मैंने क्या कहा, हर एटम क्या कर रहा है, अपने आसपास वाले एटम को टच करता है। बच्चा कहेगा सर आपने तो कहा था कंप्लीट जो सॉलिड की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहली बात तो बच्चा कहेगा सर एटम इतने बड़े थोड़ी होते हैं, ये तो कुछ अंधे बच्चों को समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि वो स्क्रीन को जूम कर करके देखते हैं। अगर मैं ऐसे बना देता तो उनको वैसे नहीं दिखाई देता, यही मुश्किल से दिखाई दे रहा होगा। मोबाइल के आगे लेंस रख रखा होगा, लेंस से देख रहे होंगे, या फिर टेलीस्कोपिक वाले जो गॉगल्स होते हैं बेटा, चश्मे होते हैं, वो लगा के देख रहे होंगे। कहने का मतलब क्या है, अपन समझने के लिए एटम को स्फीयर की फॉर्म में बनाते हैं बेटा। क्लियर? ठीक है, तो ये हर एटम है, ये एटमा नहीं है, एटम है बेटा। ठीक है? तो हर एटम क्या करेगा, अपने आसपास वाले एटम को टच करके क्या करता है, एटम की स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करता है बच्चों। क्लियर? ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा था,
बच्चा कहेगा कंप्लीट स्ट्रक्चर में सर इतने ही एटम होते हैं क्या? नहीं बच्चों, कंप्लीट स्ट्रक्चर में तो क्या होता है, मिलियंस बिलियंस एटम होते हैं, लेकिन अपन ने तो क्या एक छोटा सा एग्जांपल लिया है समझने के लिए। क्लियर? तो हर एटम क्या करेगा, अपने आसपास वाले एटम को टच करता है तो क्या होता है, एटम की स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है बेटा। क्लियर? इसको सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो अपन कह सकते हैं बेटा, ये जैसे क्या हो गया, ये एटम्स है, ये ओके, ये एटम्स है, और ये एटम कैसे होंगे, हर एटम क्या करता है, अपने आसपास वाले कितने एटम को टच करेगा, 2 ही एटम को टच करेगा बेटा। कैसे? जैसे इस एटम के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो ये एटम देखो आसपास वाले एक इस एटम के कांटेक्ट में है और एक इस एटम के कांटेक्ट में है। अगर एक एटम अपने आसपास वाले 2 एटम के कांटेक्ट में है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही क्या होता है, कोई एटम अपने आसपास वाले कितने एटम के कांटेक्ट में होता है, टच में होता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 2 होगा बेटा। क्लियर? ठीक है। और अगर सिंपल वे में अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा बेटा, इसमें डायग्राम आप समझ सकते हो, एटम क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे। स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे तो इसमें ओनली एंड ओनली क्या होगा, ए की एक्सिस यूज होगी, यानी ए होगा बेटा। समझ में आ गया? यानी इसमें बी और सी का कोई रोल नहीं है, बस इससे ज्यादा 1D पैकिंग के बारे में कोई यूज नहीं है बेटा इसका। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा अब बात करते हैं 1D की, बात करते हैं बेटा 2D पैकिंग, सेकंड पैकिंग की बात करते हैं, 2D पैकिंग। 2D पैकिंग जैसे मैंने यानी द्विविम संकुलन। बच्चों देखो 2D पैकिंग की अगर हमने बात की तो अभी जैसे मैंने बताया था क्या, 2D पैकिंग में अपन क्या करते हैं, यानी हर एटम क्या करता है, आसपास वाले 2 एटम को टच करके 1D पैकिंग का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैंने एक फिंगर वाला एग्जांपल लिया था, फिर मैंने क्या कहा था, कई सारी फिंगर को अगर एक साथ में अरेंज कर दूं तो क्या होगा, 2D का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, होगा बेटा। तो वैसे ही कह सकते हैं क्या, इसमें क्या कह सकते हैं, व्हेन मेनी रो मतलब क्या, पंक्ति लाइन, ठीक है, व्हेन मेनी रो ऑफ 1D पैकिंग अरेंज विद ईच अदर देन 2D पैकिंग अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड। मैंने क्या कहा, यदि एक विमीय संकुलन की कई सारी पंक्तियों को एक दूसरे के साथ अरेंज किया जाए तो द्विविम संकुलन का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा, अरे 1D की कई सारी क्या करेंगे, जो रो है, लाइंस है, उनको एक साथ अगर अरेंज कर दे तो क्या होगा, 2D पैकिंग का फॉर्मेशन होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो जैसे एक लाइन अगर मैंने बना दी, ये तो ओनली एंड ओनली क्या है बेटा, 1D है, यस और नो। लेकिन ऐसे कई सारी लाइंस है, हर लाइंस एटम की जो स्ट्रेट लाइन है, हर लाइन क्या कर रही है, 1D को रिप्रेजेंट कर रही है। कई सारी लाइंस को मैं एक साथ अरेंज कर दूं बेटा, तो ये बताओ इसमें कितनी एक्सिस आ जाएगी, अरे 2 एक्सिस यूज होगी या नहीं होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो क्या हो गया बेटा, ये मान लो A हो गई और ये क्या हो गया, ये इधर वाली क्या होगी बच्चों, B होगी। A और B 2 एक्सिस आ गई, इसका मतलब अगर एक एक्सिस है तो 1D, 2 एक्सिस आ गई तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो सीधी सी बात, तो 1D कैसे बनती है ध्यान होना चाहिए, फिर 1D से 2D कैसे बनाएंगे ये आइडिया होना चाहिए। अब ये जो 2D में अपन ने क्या कहा कि 1D की कई सारी रो को, मैं रो बोल रहा हूं, पंक्ति बोल रहा हूं, लाइंस बोल रहा हूं, ध्यान रखना, 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करे तो 2D पैकिंग का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई क्या? बच्चा कहेगा सर बस इतना ही है क्या, नहीं, ये जो 1D की कई सारी रो को हम अरेंज कर रहे हैं वो हमें 2 टाइप से कर सकते हैं। कैसे? एक अरेंजमेंट तो होता है बच्चों एटम्स के ऊपर एटम होना, यानी क्या कहा, एटम के जस्ट ऊपर या नीचे एटम होना, एक जो एटम के बीच में फ्री स्पेस होता है वहां पर एटम प्रेजेंट होना। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? तो क्या करना है, एटम का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से अरेंज करे। बस बात वही है, मेन कॉन्सेप्ट वही है कि 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, 2D पैकिंग का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब ये जो कई सारी रो को हम अरेंज कर रहे हैं वो किस टाइप से अरेंज कर रहे हैं, इसके बेसिस पे 2D पैकिंग क्या होगी, 2 टाइप की हो जाएगी। एक तो स्क्वायर 2D पैकिंग, एक होगी बेटा हेक्सागोनल 2D पैकिंग। मैंने क्या कहा, स्क्वायर 2D पैकिंग यानी वर्गाकार द्विविम संकुलन, और हेक्सागोनल 2D पैकिंग यानी षटकोणीय द्विविम संकुलन। ओके ठीक है, तो क्या कहा, ये फाइनली कितनी होती है बेटा, 2 टाइप्स होती है, यानी 2 टाइप की होगी। और वो 2 टाइप की कौन कौन सी होगी इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। यहां तक बात समझ में आई बेटा? क्लियर? ये जटिल संरचनाएं जो मैंने बनाई है, टिपिकल स्ट्रक्चर, इनका स्क्रीनशॉट लो और आगे बात करते हैं 2D पैकिंग कितने टाइप की होती है और कैसे होती है बेटा। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई खास बात तो नहीं थी ज़्यादा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो यहां तक बात ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? चलो बेटा, चलो ये तो अपने बात की 1D का मतलब क्या होता है और 1D से अपन 2D का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आइडिया दिया है, यानी कैसे करना है, क्या करना है। ओके, अब अपने क्या कहा, 1D की कई सारी रो को, पंक्तियों को, लाइंस को एक साथ अगर अरेंज करें, एक दूसरे के साथ व्यवस्थित करें तो नो डाउट 2D का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो कई सारी रो को हम अरेंज कर रहे हैं वो क्या दो टाइप से कर सकते हैं। तो अगर दो अलग अलग टाइप से अरेंज करेंगे तो एक तो बनेगी स्क्वायर 2D, एक बनेगी हेक्सागोनल 2D। ओके, चलो बेटा 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, 2D पैकिंग होती है वो क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक तो मैंने क्या लिखा बेटा, स्क्वायर 2D पैकिंग। मैंने क्या कहा, स्क्वायर 2D पैकिंग यानी वर्गाकार द्विविम संकुलन। इसे क्या कहते हैं, वर्गाकार द्विविम संकुलन। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है बेटा, देखो कैसे करना, क्या करना। तो मैंने क्या कहा था, बेसिक मैंने आइडिया आपको दे दिया कि 1D की कई सारी रो को एक साथ अगर अरेंज कर दे तो हमें पता है 2D पैकिंग का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब कैसे अरेंज करना है इसके बेसिस पे देखो इसे डिवाइड किया गया। क्या इसमें क्या होता है, स्क्वायर वाले में सुनना अच्छे से, ईच एटम ऑफ रो, क्या कहा, ईच एटम ऑफ रो इज अरेंज्ड एग्जैक्टली अपर और लोअर साइड टू नेबर रो एटम्स। मैंने क्या कहा, पंक्ति का प्रत्येक परमाणु अपने से ऊपर और नीचे वाली पंक्ति के परमाणुओं के क्या होगा, एकदम ऊपर या नीचे स्थित होता है। मैंने क्या कहा, प्रत्येक परमाणु अपने क्या नेबर पड़ोसी पंक्ति के परमाणु के या तो ऊपर या नीचे, एग्जैक्ट अपर या लोअर साइड का मतलब क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को, कैसे करना, क्या करना, इजी वे में समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, देखो जैसे मान लो सबसे पहले क्या, ये तो हमने पढ़ाई है कि 2D का फॉर्मेशन कैसे करना है। 1D की कई सारी रो को हम एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे। क्लियर? तो ये 2D बन गया क्या? नहीं बच्चों, ये तो अभी क्या बना है, 1D ही बना है, क्योंकि हमने एक रो बनाई है, एक लाइन बनाई है, एक पंक्ति, एक रेखा बनाई है। क्लियर? अब ऐसी कई सारी रो को अगर एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो हमें पता है 2D बनेगा, नहीं बनेगा, 2D बनेगा बेटा। लेकिन ये हमें अरेंज जो करना है 1D की कई सारी रो को, कैसे करना है, एटम क्या, हर एटम अपने से ऊपर या नीचे वाली रो के क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड में होना चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ओके, कैसे, जो सेकंड रो को मैं ऐड करूंगा वो क्या होगा, इस एटम के स्ट्रेट लाइन में, यानी इस एटम के स्ट्रेट लाइन में क्या करूंगा, सेकंड रो के एटम को मैंने ऐड कर दिया। क्लियर? ठीक है। थर्ड रो के एटम की बात करूं तो क्या करूंगा बेटा, इसके स्ट्रेट लाइन में कर दो, ये लो बेटा, क्या होगा, इसके स्ट्रेट लाइन में थर्ड के एटम हो गए। फोर्थ रो अगर मैं बनाऊं तो फोर्थ रो भी क्या होगी बेटा, इसके स्ट्रेट लाइन में कर दो। कैसे करना है, क्या करना है, ये एटम एक दूसरे के टच में है बेटा। तो मैंने क्या कहा, इसमें अगर मैंने बात की है तो क्या कहा, हर एटम कैसे होता है, अपने से ऊपर और नीचे वाली रो के क्या होता है, एग्जैक्ट अपर या लोअर साइड में, यानी स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो, जैसे मान लो ये एटम है, इस एटम की बात करूं, अपने से ऊपर वाली रो से बात करूं तो इसके तो एग्जैक्ट लोअर साइड में एकदम नीचे है, और इससे कंपेयर करूं तो इसके एग्जैक्ट अपर साइड से। हर एटम में क्या होगा, ऐसी ही कंडीशन होगी। बात को समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होगा, अगर हर एटम अपने से ऊपर और नीचे वाली रो के क्या होगा, एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड में है, तो क्या होगा, मैं बोल सकता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, यानी क्षैतिज या ऊर्ध्व दिशा में क्या होता है, यानी एटम्स की एक स्ट्रेट लाइन, परमाणुओं की सीधी रेखा का निर्माण होता है। यस और नो? अब देखो 1 बाय 1 इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेटा, समझते जाना अच्छे से। मैंने क्या कहा, अगर हर एटम क्या होगा, अपने से ऊपर और नीचे वाली रो के एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड में होगा, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन, क्षैतिज या ऊर्ध्व दिशा में क्या होगा, एटम की स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने क्या बनाए हैं, ये तो मैंने बनाए हैं बेटा एटम्स। क्लियर? ये मैंने क्या बनाए हैं, एटम्स है। और ये जो इनके बीच में जो मैंने बनाया बेटा, देखो ये जो फ्री स्पेस है इनको बोलते हैं वॉइड्स। मैंने क्या कहा, ये क्या है बेटा, वॉइड्स है, रिक्तियां है। ओके, वॉइड्स क्या होती है, अपन पैकिंग के बाद अपना नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का यही हमें डिस्कस करना है। क्लियर? ठीक है। और ये जो वॉइड्स होती है इनको बोलते हैं जनरली। मैंने क्या कहा, जनरली ये भी होती है बेटा स्क्वायर शेप्ड। जनरली कैसी होती है, स्क्वायर शेप्ड। देखो बेटा, जनरली बात करें तो देखो इनको अगर आपस में मैच करें तो क्या होगा, यानी स्क्वायर शेप में शो होती है। जनरली मैंने लिखा एग्जैक्ट तो नहीं लगती, लेकिन सामान्यतः ये वर्गाकार जैसी लगती है बेटा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इसमें क्या करेगा,
इसमें जो रो होती है यानी पैकिंग का कई जगह नाम आएगा बेटा। देखो अलग अलग पैकिंग अपन पढ़ेंगे, 1D में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2D और 3D पैकिंग हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हर पैकिंग को अल्फ़ाबेट के बेसिस पे नाम दिया जाता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो जैसे कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ए टाइप की, ए बी टाइप की, ए बी सी टाइप की। मैंने क्या कहा, ए बी और सी, यानी 3 अल्फ़ाबेट के बेसिस पे हमें ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि किस टाइप की पैकिंग होती है। तो बस तरीका समझ लो, इसका तरीका क्या है बेटा, यानी अलग अलग अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नाम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर मैंने क्या कहा, अगर जैसे मान लो फर्स्ट रो है, सीधी सी बात है 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करने पर क्या होता है, 2D बना। तो फर्स्ट रो को मान लो मैं ए मान लूं, मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो में क्या है, जो एटम का अरेंजमेंट है उसको मैं ए मान रहा हूं। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो ऐसी अगर बात करें, बाकी रो को कंपेयर करिए, अगर बाकी कोई सी भी रो, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई सी भी हो बेटा, वो अगर फर्स्ट के रिपीट करेगी, फर्स्ट रो को रिपीट करेगी, रिपीट करने का मतलब है इसकी स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में उपस्थित होना। अगर कोई रो फर्स्ट रो को रिपीट करेगी तो उसके लिए भी सेम अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, और अगर कोई रो इसको रिपीट नहीं करेगी यानी इसकी स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट नहीं होगी तो अलग अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। ये 2D 3D में बार बार यही काम आएगा। तरीका समझ में आया, अलग अलग नाम देने का मेथड क्या है बेटा। मैंने क्या कहा, अगर कोई रो क्या करेगी बेटा, फर्स्ट रो को अगर क्या रिपीट करेगी, इसकी स्ट्रेट लाइन में होगी तो उसके लिए भी सेम अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। अगर क्या अलग लाइन में होगी, इसकी स्ट्रेट लाइन में नहीं हो तो क्या होगा, अलग अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। क्लियर। तो देख सकते हैं बच्चों, सेकंड रो के एटम है, इसकी स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, तो इसके लिए भी ए यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। थर्ड भी क्या है, इसकी स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बच्चों, इसके लिए भी क्या करेंगे, सेम अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। फोर्थ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, इसके लिए भी क्या करेंगे, सेम अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। ऐसा अगर पैकिंग अरेंजमेंट होता है तो इसे बोलते हैं बच्चों ए टाइप अरेंजमेंट। मैंने क्या कहा, ए टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। बात समझ में आई क्या, यानी इसमें एटम का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ए टाइप का। इसका मतलब क्या है, हर एटम क्या होगा, यानी हर रो का एटम होगा अपने से ऊपर या नीचे वाली रो के एटम को रिपीट करता है, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें कोई भी एक एटम आप फिक्स कर लो। मैंने क्या कहा, जैसे मान लो मैंने ये एटम फिक्स कर लिया है, क्या कहा, कोई भी एक एटम आप फिक्स कर सकते हो। क्लियर, एक एटम मैंने फिक्स कर लिया। अब देखते हैं बच्चों, ये एटम अपने आसपास वाले कितने एटम के कांटेक्ट में है। देख सकते हैं बेटा, देखो ये ऊपर वाला एटम इसके टच में होगा या नहीं होगा, होगा। एक एटम तो ये हो गया। क्लियर, मैंने डॉट किया बेटा, थोड़ा सा अच्छे से देखना, अंधे बच्चे खासकर बेटा ध्यान रखना इस चीज का बेटा। ओके, ठीक है बेटा। मैंने क्या कहा, यानी एक एटम ये हो गया। अब देखो ये एटम किसके टच में है, इसके टच में है, तो एक एटम ये हो गया। क्लियर, बच्चा कहेगा सर बीच में ये कहाँ गया, देखो बच्चों ये एटम इसके डायरेक्टली टच में है क्या, नहीं, तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा। क्लियर, ठीक है। फिर इस एटम की बात करूं, इसके डायरेक्टली टच में है क्या, नहीं, बीच में फ्री स्पेस है तो इसको काउंट नहीं कर रहा। लेकिन ये एटम इसके डायरेक्टली टच में है या नहीं है बेटा, देख सकते हो आप। क्लियर, ये एटम इसके डायरेक्टली टच में है क्या, नहीं बेटा, बीच में फ्री स्पेस है। ये एटम इसके डायरेक्टली टच में है या नहीं है बेटा, और ये एटम डायरेक्टली टच में है क्या, नहीं बेटा, बीच में गैप आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई भी एटम आप फिक्स कर लो, हर एटम के लिए सेम रिजल्ट आएगा। कैसे, कि हर एटम क्या होता है, अपने आसपास के 4 नेबर एटम के टच में होता है, कांटेक्ट में होता है। तो क्या बोलते हैं बेटा, अगर हर एटम अपने 4 नेबर एटम के कांटेक्ट में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, कोई एटम आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में है। तो बच्चों देखो, हर एटम अपने आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में होगा, 4 एटम के कांटेक्ट में होगा। अरे सीधी सी बात है, मैं अगर एटम हूं तो एक ऊपर एटम, क्लियर, 1, एक नीचे 2, एक इधर 3, एक इधर 4। ध्यान रखना बेटा, 1 2 3 4। ये कोई डांस नहीं है बेटा, भरतनाट्यम नहीं है। समझना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं एक एटम हूं, मान लो मैं अगर एटम मानूं, ये डॉट मैंने किया है, ये अगर एटम है तो क्या करेंगे, 1 एक ऊपर होगा, एक नीचे की तरफ एटम होगा, एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा। बच्चा कहेगा सर आगे पीछे के एटम कहां गए, आगे पीछे यानी फ्रंट और बैक साइड में एटम तो तब होता है जब ये 3D में होता है, ये ओनली 2D में ही है बेटा। 2D में यानी एक प्लेन में होगा। बात समझ में आई क्या, तो क्या होगा, 4 एटम के कांटेक्ट में है। अगर ये 4 एटम के कांटेक्ट में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। समझ में आ गया। क्लियर, चलो बेटा। और देखो ये जो 4 एटम कांटेक्ट में होते हैं, अगर इनके सेंटर को मैं मिलाऊं, क्या कहा, इनके सेंटर को मैं मिला दूं तो देखते हैं बेटा कैसी स्ट्रक्चर बनती है। ये जो 4 एटम कांटेक्ट में थे, इनके सेंटर को अगर मैं मिला दिया बेटा मैंने, तो कैसी स्ट्रक्चर बन रही है बच्चों,
स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर बन रही है? स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर यानी वर्गाकार संरचना का निर्माण होता है। इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है स्क्वायर 2D पैकिंग। ये मैंने जो एक एक चीज़ मैंने बोली है अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। पैकिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एटम का अरेंजमेंट कैसे, इनको ये नाम क्यों दिया गया है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, जिन 4 नेबर एटम के कॉन्टेक्ट में होता है, जिन 4 पड़ोसी परमाणुओं के संपर्क में होता है, अगर उनके सेंटर को मिला दूं तो कैसी स्ट्रक्चर बनती है बच्चों? स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनती है, तो बोला जाता है स्क्वायर 2D पैकिंग। क्लियर? चलो बेटा आगे की बात करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं पैकिंग अरेंजमेंट, इनके लिए पैकिंग अरेंजमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो देखते हैं बेटा कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों देखो पैकिंग अरेंजमेंट की अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे, पैकिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट कल अपन ने डिस्कस किया था। पैकिंग अरेंजमेंट क्या करेंगे, अरे पैकिंग अरेंजमेंट में होता ही क्या है, यानी पहली बात तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं। तो ये बताओ 2D में हम पैकिंग अरेंजमेंट क्या करेंगे, एरिया से कैलकुलेट करेंगे या वॉल्यूम से? एरिया से कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या कहा, अगर 2D की बात हो रही है तो पैकिंग अरेंजमेंट संकुलन क्षमता यहाँ पर किससे आएगी बच्चों, यानी पैकिंग एफिशिएंसी, सॉरी बेटा एफिशिएंसी की बात करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी की अपन बात करें बच्चों, देखो क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर अपन बात करते हैं बच्चों तो देखो 2D की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर किससे आएगी, एरिया से या वॉल्यूम से? एरिया की हेल्प से आएगी, क्षेत्रफल की सहायता से आएगी। यस और नो? क्लियर? तो अपन क्या करेंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी में अपन करते ही क्या है, एटम का एरिया अपॉन यूनिट सेल का एरिया। यस और नो? तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, टोटल, क्या कहा, टोटल एरिया ऑफ एटम्स, टोटल एरिया ऑफ एटम्स अपॉन में क्या कहूंगा बेटा मैं, एरिया ऑफ है, यानी एरिया ऑफ किसका बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर यानी यूनिट सेल। अरे सीधी सी बात है, यहाँ पर यूनिट सेल में किसको मान रहा हूँ, ये जो स्क्वायर बना है इसको आप एक यूनिट सेल बोल सकते हो। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो क्या कहूँगा, ये जो एटम्स है यानी एटम का एरिया अपॉन में क्या करेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है बेटा, स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्लियर? और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे बेटा। समझ में आ गया? चलो बेटा देखो समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्क्वायर फॉर्म में मैंने एक यूनिट सेल बनाई है इसको मैं अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए कैसे बेटा, देखो स्क्वायर फॉर्म में है, इसको मैं अलग से कैसे बना रहा हूँ, अच्छे से समझना। ये जो स्क्वायर फॉर्म में यूनिट सेल बनी है इसमें देखो बेटा एटम कैसे हैं, ये मान लो ये तो क्या हो गया, बीच वाला एटम हो गया। यस और नो? हो गया बेटा। देखो इसके इस कॉर्नर पर एटम है या नहीं है, तो एक एटम क्या हो गया, इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर एटम है या नहीं है, इस कॉर्नर पर भी है। क्लियर? इस कॉर्नर पर एटम है या नहीं है, तो क्या होगा, एक एटम इस कॉर्नर पर हो गया, और इस वाले कॉर्नर पर एटम है या नहीं है, तो क्या होगा, एक एटम क्या हो गया, इस कॉर्नर पर हो गया। अरे मैंने कैसे बनाया, समझ रहे हो बेटा? मैंने क्या कहा, ये जो स्क्वायर फॉर्म में एक यूनिट सेल मैंने ली है इसमें एटम क्या है, एक तो डॉट की फॉर्म में सेंटर वाला हो गया, एक इस कॉर्नर वाला, इस कॉर्नर वाला, इस कॉर्नर वाला और इस कॉर्नर वाला, तो 4 कॉर्नर पे मैंने 4 एटम बना दिए। क्लियर? ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, इस स्क्वायर फॉर्म में यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो ये देखो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है, उस यूनिट सेल का कितना पार्ट एटम से कवर है, यानी उसमें एटम एक्चुअल में एटम कितने एरिया में एटम प्रेजेंट है। ओके, तो ये बताओ ये जो सेंटर वाला एटम है ये तो क्या होगा, अरे कंप्लीट यूनिट सेल के अंदर है या नहीं है, है बेटा। लेकिन जो कॉर्नर वाले एटम है वो कंप्लीटली इस यूनिट सेल के अंदर है क्या, नहीं बेटा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा हमें पता इस एटम का हमें कितना पार्ट लेना है, ओनली यही पार्ट यूज करना है, क्योंकि बाकी पार्ट तो इस यूनिट सेल के बाहर है। आप देख भी सकते हो बेटा बाकी पार्ट यूनिट सेल के बाहर है या नहीं है बच्चों। ये एटम देखो इस कॉर्नर वाले एटम का कितना पार्ट यूज करेंगे, जितना इस स्क्वायर फॉर्म में यूनिट सेल के अंदर आ रहा है उतना ही यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। इसकी बात करें, ये देखो बेटा इसका कितना पार्ट जो इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है इसी की बात करेंगे। क्लियर? ठीक है। ये कितना आएगा बेटा, जो इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है वही यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो अब ये जो एटम है सेंटर वाला, ये तो कितना होता है 1 पार्ट, क्योंकि हमें पता है इसका पूरा का पूरा पार्ट क्या है, यूनिट सेल के अंदर ही है बेटा। क्लियर? लेकिन जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं ये बताओ ये पूरे के पूरे इस स्क्वायर शेप यूनिट सेल के अंदर है क्या, नहीं बेटा। हमें पता है बच्चों देखो इसका कुछ पार्ट तो यूनिट सेल की बाउंड्री में आ रहा है, बाकी पार्ट बाहर है। क्लियर? अब बच्चा सोचेगा सर यूनिट सेल की बाउंड्री में जो पार्ट है वो टोटल एटम का कितना पार्ट होगा, तो ये होता है बेटा 1/4 पार्ट। कितना होता है 1/4 पार्ट। बच्चा कहेगा सर कैसे, अरे देख सकते हो बेटा ये एंगल कितना है 90 है, 90 है तो हमें पता है 90 है टोटल 360 के लिए कितने बनेंगे
एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, अरे सीधी सी बात है, टोटल एंगल होता है 360, 360 में एक एंगल 90 आ रहा है, इसका मतलब कितना पार्ट हो गया, 1/4 पार्ट। क्लियर, आप देख सकते हो 1/4 पार्ट यहाँ है, 1/4 पार्ट यहाँ होगा पास वाले स्क्वायर में, 1/4 पार्ट नीचे वाले में, 1/4 पार्ट इसमें, तो कंप्लीट एटम बन जाएगा कॉर्नर वाला। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? क्लियर। चलो बेटा अब देखो बेटा समझते हैं, अगर मैं क्या करूँ, एक मैं डायगोनल बना दूं बेटा, कैसे, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं डायगोनल बना दूं, सपोज करो ये मैंने डायगोनल बना दिया। क्लियर, ठीक है बेटा, इसमें आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, r आएगी। अरे सीधी सी बात है, इस एटम की रेडियस आएगी या नहीं आएगी, r आएगी बेटा। और ये बीच वाला एटम है, इसकी तो हमें पता है डायमीटर आएगा बेटा, पूरा एटम है, कंप्लीट एटम है, साप्ता परमाणु है, ध्यान है ना, तो 2r हो गया। इस कॉर्नर एटम की बात करें बेटा, ये कितना आएगा, r आएगा, क्योंकि ओनली रेडियस ही आएगी, आधी रेडियस तो इधर होगी बेटा। समझ में आ रहा है? क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें पता है बच्चों, देखो अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या होगा, ये एज लेंथ कितनी है, a, और हमें पता है बेटा स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a होगी या नहीं होगी, अरे होगी बच्चों। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, अगर a है तो ये वाली भी a होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर अपन बात करें, इसको बेस मानूं a लेंथ का, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया a लेंथ का, यानी आधार और लंब हो गया। तो ये बच्चों हाइपोटेनस हुआ या नहीं हुआ, अरे कर्ण हुआ नहीं हुआ, a² + a² मतलब कितना आ गया, उसका अंडर रूट यानी √2a। समझ में आ गया? क्लियर। तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, यहाँ पर जो √2a होगा वो r की टर्म में किसके इक्वल होगा, r, 2r और r कितना हो गया, 4r के बराबर होगा बेटा, यानी ये क्या हो गया, 4r हो गया। समझ में आया मैंने क्या कहा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a की टर्म में कितनी आएगी, √2a, क्योंकि ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, तो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया बेटा। समझ में आ गया? क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, √2a = क्या आ गया, 4r। तो मैं क्या कह सकता हूँ, r = क्या हो गया, √2a/4। समझ में आया बेटा? क्लियर। बच्चा कहेगा सर ये अपन क्या कर रहे हैं, देखो बेटा सीधा डाटा रटने की बजाय अपन क्या करें समझना। अब मैंने क्या कहा, अब वैल्यू पुट करता हूं, कैसे, अपने क्या कहा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल एरिया ऑफ एटम्स, यानी इस स्क्वायर शेप यूनिट सेल के अंदर एटम जो आ रहे हैं वो उनका कितना एरिया होगा। बीच वाला एटम तो कंप्लीट एटम है या नहीं है, है बच्चों। मैंने एक एक चीज मैंने बताई थी। क्या, अगर 2D की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी एरिया से कैलकुलेट करते हैं, और उस कंडीशन में एटम को क्या मानते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं, नहीं लेते बेटा, अरे सर्कल की फॉर्म में लेते हैं बेटा, ध्यान रखना कैसे लेते हैं। स्क्वायर यूनिट सेल है तो क्या लेंगे, सर्कल की फॉर्म में। यूनिट सेल अगर स्क्वायर हो गया तो हमें पता है एटम क्या होगा, सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। πr² तो किसका, सेंटर वाले एटम का, इस एटम का है। क्लियर। लेकिन जो कॉर्नर एटम है बेटा, ये बताओ साप्ते परमाणु है क्या, कंप्लीट एटम है क्या, नहीं, 1/4 पार्ट है। एक एटम की बात करूं तो एक एटम का कितना हो गया, πr²/4, क्योंकि पूरा एटम होता तो πr² होता, लेकिन इसका क्या होता है, 1/4 पार्ट है, तो πr²/4। क्लियर। और ऐसे टोटल कितने एटम है बेटा, 1 2 3 4, तो _4 कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, यस और नो। क्लियर। और यहां से क्या करूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, अरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a × a, यानी क्या करूंगा बेटा, a² और मल्टीप्लाई बाई क्या, 100। समझ में आ गया? क्लियर। ठीक है बेटा। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं बेटा, 4 से मैं 4 को उड़ा दूं तो यहां से क्या लिखूंगा, पैकिंग एफिशिएंसी πr², तो क्या हो गया बेटा, 2πr² अपॉन क्या हो गया, a² मल्टीप्लाई बाई 100। यस और नो। क्लियर। और यहां से देखो बेटा, कैंसिल आउट करने के लिए r को a की टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, 2π मल्टीप्लाई बाई r किस गया, क्या लिखूंगा, √2a/4, और इसका क्या करना है, ध्यान रखना, स्क्वायर करना है, अपॉन में a² मल्टीप्लाई बाई क्या, 100। ये a बेटा इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, बाकी तो डाटा है, आप तो इसे सोल्व कर ही लोगे, यस और नो। और इसे सोल्व करने पर जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी = 78.5%। ध्यान रखना बच्चों, 78.5%, ये क्या है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर। और अब अपन बात करें पैकिंग एफिशिएंसी, ये आ गई, तो वैकेंट स्पेस की अपन बात करें बेटा, वैकेंट स्पेस समझते हो ना, पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है, मतलब टोटल एरिया का इतना पार्ट एटम से कवर होगा, यानी परसेंट बोला तो मतलब 100, तो बाकी क्या हो गया बेटा, वैकेंट स्पेस है या नहीं है, तो 100 - 78.5 मतलब कितना आ गया,
21.5%। ये क्या आ गया, स्क्वायर 2D पैकिंग का वैकेंट स्पेस आ गया बेटा, समझ में आया, क्लियर। तो स्क्वायर 2D पैकिंग है बेटा, वो कैसे होती है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए, ठीक है बेटा। कैसे होता है, क्या होता है, एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पूछे सीधा या डाटा रटने की बजाय मैथमेटिकली अपन कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं बेटा, कैसे करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोलो फटाफट और स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो बोलो, कोई भी डाउट? फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। चलो बेटा, बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ पर? सोहेल एक बार दोबारा बताना सर। करीना नो सर। प्रेम नो सर। सोहेल चलो बेटा, क्या करना, दोबारा बताना, दोबारा समझो बेटा इस बात को, अच्छे सुनते जाना, जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ उससे कनेक्ट करते जाना, ओके। जो नए बच्चे हैं बेटा वो भी बता देना, कोई दिक्कत है तो। कौन कौन से? दृष्टि, ठीक है, फिर कौन, खासकर जो प्रेक्षा और रोहित, जो नए बच्चे हैं। शाहरुख कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ध्यान रखना बेटा। रोहित और प्रेक्षा बेटा, कोई भी दिक्कत हो बेटा बता देना, एक्सप्लेन कर देंगे। समझना बेटा इस बात को, क्या कहा कैसे कहा। सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर 2D पैकिंग। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि 2D पैकिंग कैसे बनेगी। 1D की कई सारी रो को, 1D की कई सारी पंक्तियों को एक दूसरे के साथ अरेंज करने पर, क्लियर। तो सबसे पहले 1D की मैंने एक रो बना ली बच्चों, क्लियर, ठीक है। अब इसको एक दूसरे के साथ अरेंज करता जाऊंगा, व्यवस्थित करता जाऊंगा, तो इसे 2D पैकिंग बन जाएगी, क्लियर। वो जो एटम का अरेंजमेंट यानी रो पंक्तियों का अरेंजमेंट हम कैसे कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। एक बोलेंगे स्क्वायर 2D पैकिंग, एक बोलेंगे हेक्सागोनल 2D पैकिंग, वर्गाकार द्विविम संकुलन और षटकोणीय द्विविम संकुलन। अपन पहले टाइप का डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वायर 2D पैकिंग, ओके। स्क्वायर 2D पैकिंग में क्या होता है, हर एटम अपने से ऊपर या नीचे वाली रो के एकदम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता है। स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होने का मतलब है एटम के जस्ट ऊपर या नीचे एटम होना एक लाइन में, क्लियर। तो क्या होगा, ये जैसे फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो क्या होगा, इसकी सीधी लाइन में, एक सीधी रेखा में होगा। थर्ड रो भी इसके स्ट्रेट लाइन में होगा, फोर्थ रो भी स्ट्रेट लाइन में होगा। ऐसे सभी रो क्या होगी, एक लाइन में होगी बेटा, क्लियर, ठीक है। ये जो मैंने बनाया इसका मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज या वर्टिकल ऊर्ध्व दिशा में क्या होगा, मैंने एक एरो बनाया है। एरो का मतलब क्या है, सभी एटम इस लाइन में होंगे, समझ में आया। एटम की एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है, सीधी रेखा का निर्माण होता है बेटा, क्लियर। ये जैसे परमाणु है, ये बीच में फ्री स्पेस है, इसको बोलते हैं वॉइड्स यानी रिक्तियाँ। और इनकी जो शेप होती है वो नॉर्मली स्क्वायर फॉर्म में होती है, जनरली बेटा, एग्जैक्ट तो नहीं होती लेकिन जनरली स्क्वायर फॉर्म में इनको कंसिडर करते हैं, क्लियर, ठीक है। इनको नाम दिया जाता है ए टाइप का पैकिंग अरेंजमेंट। क्यों है ये नाम देने का, मैंने तरीका क्या बताया। फर्स्ट रो का जो अरेंजमेंट था उसको मैंने ए मान लिया, तो सेकंड रो इसकी स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, तो वो भी ए होगी। अगर अलग लाइन में होती तो इसको मैं बी लिख देता, समझ में आ गया, क्लियर। तो देखो सेकंड रो इसकी स्ट्रेट लाइन में है, थर्ड रो भी इसकी स्ट्रेट लाइन में है, फोर्थ रो भी इसकी स्ट्रेट लाइन में है, तो पैकिंग अरेंजमेंट कैसा, ए टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, क्लियर, ठीक है बेटा। अब कोई भी एक एटम आप फिक्स कर लो, हर एटम क्या होगा, अपने आसपास के 4 एटम के कॉन्टेक्ट में होता है, एक अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, क्लियर, डायरेक्टली जिनके कॉन्टेक्ट में है। और कोई एटम आसपास के जितने एटम के कॉन्टेक्ट में होता है वही तो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN कितनी होगी, 4, क्योंकि 4 एटम के कॉन्टेक्ट में है, क्लियर। जिन 4 एटम के कॉन्टेक्ट में इनके सेंटर को मिला दूं तो स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनती है, तो इसलिए बोला जाता है स्क्वायर 2D पैकिंग अरेंजमेंट, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब बच्चों देखो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हमें ध्यान है, टोटल एरिया या वॉल्यूम ऑफ एटम्स
अपॉन एरिया या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन हमें पता है यहाँ पर यूनिट सेल बच्चों देखो कैसी है, स्क्वायर फॉर्म में कंसीडर करनी है। स्क्वायर 2D में 2D की बात करा तो मैंने एक एक चीज़ बताई है। पैकिंग एफिशिएंसी एरिया से करेंगे या वॉल्यूम से, एरिया से करेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ एटम अपॉन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल यहाँ किसको मानेंगे, जो अपने स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनाई है, यानी तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, ताकि पता चले किसका एरिया अपन को लेना है। क्लियर। अब ये जो स्क्वायर शेप में यूनिट सेल बनाई है, इसको समझने के लिए मैंने अलग से बनाया डायग्राम बेटा। कैसे, जैसे ये स्क्वायर शेप में यूनिट सेल है, इसमें एक एटम तो सेंटर पे पूरा है, साप्ता परमाणु है, तो ये साप्ता परमाणु बना दिया, कंप्लीट एटम बना दिया। क्लियर। और इसके कॉर्नर पर, यानी स्क्वायर के 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, तो सभी कॉर्नर पर एटम बना दिए, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। क्लियर। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है, टोटल एरिया का कितना पार्ट एटम से कवर है। तो देखो बेटा, यानी हमें पता है ये जो कॉर्नर एटम है पूरे के पूरे यूनिट सेल के अंदर है क्या, नहीं बच्चों, ओनली 1/4 पार्ट है। कैसे है, ध्यान है ना, 90 का एंगल है तो एक 90 ये हो गया, एक 90 ये, एक 90 ये होगा, एक 90 ये हो गया, टोटल 4 होगा तो 360 हो जाएगा। तो 1/4 पार्ट है, यानी 1/4 भाग इस परमाणु का इस यूनिट सेल के अंदर होगा। क्लियर। ये तो हमें पता, सेंटर में तो पूरा का पूरा एटम है तो 1 पार्ट हो गया। क्लियर। ठीक है बेटा। अब अपन क्या कह सकते हैं, स्क्वायर है तो ये लेंथ क्या होगी, a होगी, तो ये भी क्या होगी, a होगी। क्लियर। ठीक है। एटम की रेडियस r के टर्म में लिखे तो इस एटम की रेडियस r, ये बीच वाला पूरा डायमीटर यानी व्यास आएगा 2r, इस एटम की रेडियस यानी r। तो देखो r के टर्म में यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r 2r, r यानी कितना हो गया बेटा, 4r। क्लियर। ठीक है बेटा। अब अपन क्या करें, a की टर्म में अगर हम लिखे तो देखो 4r किसके इक्वल हो सकता है, ये a हो गया, ये a हो गया, इसको मैं क्या मानूं, बेस मानूं, आधार मानूं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, तो ये बेटा हाइपोटेनस यानी कर्ण हुआ है, नहीं हुआ, हो गया। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट यानी ये आ जाएगा, तो कितना आएगा, √2a, यानी √2a किसके बराबर, 4r के बराबर। क्लियर। तो r क्या हो जाएगा, √2a/4। बात समझ में आ गई यहाँ तक है। अब अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे तो टोटल एटम का एरिया अपॉन यूनिट सेल यानी स्क्वायर का एरिया। एटम देखो जो जो इस यूनिट सेल में आ रहे हैं उसका एरिया लूँ तो देखो ये वाला तो पूरा एटम है, तो इसका एरिया, एटम हमें पता है यहाँ पर 2D की बात करें तो एटम को सर्कल की फॉर्म में लेना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। बात समझ में आ गई। प्लस ये कॉर्नर वाले एटम अगर ले तो क्या करेंगे, पूरा एटम होता तो πr², लेकिन इसका कितना पार्ट है, 1/4 ही है, तो πr²/4। और ऐसे 1/4 1/4 1/4 1/4 वाले कितने एटम है, 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। क्लियर। अपोन में क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया क्या, a मल्टीप्लाई बाई a यानी a²। क्लियर। ठीक है बेटा। इसको 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, πr² कितना हो गया, 2πr²। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा। फिर क्या किया, r की टर्म में, r को मैंने a की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, ये रहा बच्चों। ठीक है। r को अपन a की टर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ताकि a से a कैंसिल आउट कर दे। बाकी पाई की वैल्यू ध्यान है 3.142 है ही है, 4 पता ही है, 100 है ही है। इसको सोल्व करेंगे तो ये डाटा आता है 78.5%। और जो बाकी जो 100 में से माइनस कर देंगे, इतना पार्ट तो एटम से कवर है, 100 में से माइनस कर देंगे तो इसका वैकेंट स्पेस आ जाएगा। समझ में आ गया। क्लियर। आपको डाउट है तो बोलो फटाफट, फटाफट बोलो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। किसी भी बच्चे को दिक्कत है बता सकता है बेटा, जल्दी बोलो। यहां तक बात ठीक है। ओके बेटा, समझ में आ गया। चलो बेटा अब बात करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपन ने बात की है स्क्वायर 2D पैकिंग के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है बेटा। एक एक चीज़ मैंने बताई है, कैसे हमें करना है और कैसे समझना है। ओके चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों, देखो आगे समझने के लिए कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों देखो ये तो अपने क्या कहा, स्क्वायर 2D पैकिंग की अपने बात की है। अब बात करते हैं सेकंड, जो 2D में जो सेकंड टाइप आता है वो कौन सा आता है बेटा, वो डिस्कस करते हैं। यानी हेक्सागोनल, मैंने क्या कहा, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय द्विविमीय संकुलन। मैंने क्या कहा, हेक्सागोनल 2D पैकिंग। बच्चों देखो 2D पैकिंग बोला है तो एक बात तो श्योर है, 1D की कई सारी रो को अगर एक दूसरे के साथ अरेंज करे तो 2D का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। यानी एक विमीय संकुलन की कई सारी पंक्तियों को एक दूसरे के साथ व्यवस्थित करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा,
2D का फॉर्मेशन होगा, नो डाउट होगा ही होगा। लेकिन वो जो रो को, पंक्तियों को आप अरेंज कर रहे हो, किस टाइप से कर रहे हो, उसके बेसिस पे इसके दो टाइप बनते हैं। पहले टाइप में तो क्या कहा था, एटम को हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं एक दूसरे के सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, याद है ना, या एटम के जस्ट ऊपर या नीचे एटम होना। क्लियर। अब मैं कैसे करूंगा, अगर एटम का अरेंजमेंट ऐसे करे, क्या, ईच एटम ऑफ रो, अच्छे से सुनना, ईच एटम ऑफ रो इज अरेंज्ड इन मिडिल स्पेस ऑफ अपर और लोअर साइड एटम्स। मैंने क्या कहा, ईच एटम ऑफ रो अरेंज्ड इन मिडिल स्पेस ऑफ अपर और लोअर साइड एटम, यानी प्रत्येक पंक्ति का परमाणु क्या होता है, अपने से ऊपर या नीचे स्थित पंक्ति के परमाणुओं के क्या होगा, रिक्त स्थानों में, बीच के स्थानों में अगर उपस्थित हो तो क्या होगा, स्क्वायर 2D पैकिंग बनेगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, मतलब क्या है, तो मतलब समझना बेटा अच्छे से। बच्चों देखो, सबसे पहले मैंने क्या, ये मान लो मैंने एक लेयर में बना रहा हूं, जैसे मान लो एक रो बना रहा हूं बच्चों, अरे एक रो बनाते ही ये 2D बन गया क्या, नहीं बेटा, एक ही रो बनाई है, एक पंक्ति बनाई है, एक लाइन बनाया है, ये तो क्या है, 1D है बच्चों। क्लियर। अब हमें पता है ऐसे 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है, लेकिन कैसे रखना है बेटा, हमें पता है। पहले तो अपन ने क्या कहा था, एटम के स्ट्रेट लाइन में एटम होना। अब मैंने क्या कहा, हर एटम अपने से ऊपर या नीचे वाली रो के एटम के फ्री स्पेस में होगा। फ्री स्पेस कौन सा बेटा, इन दोनों एटम के बीच का मिडिल स्पेस या फ्री स्पेस कौन सा है, ये वाला स्पेस, यानी सेकंड रो का एटम क्या होगा, यहां पर होगा बेटा। इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा, इनके फ्री स्पेस में, नेक्स्ट एटम क्या, इनके फ्री स्पेस में, और नेक्स्ट एटम क्या, इनके फ्री स्पेस में। ऐसे और भी कई सारे एटम होंगे बेटा, इस टाइप से। समझ में आ गया, यस और नो। अगर मैं थर्ड रो बनाऊं तो थर्ड रो का एटम क्या होगा बच्चों, इसके फ्री स्पेस में बना दो, इनका फ्री स्पेस कहां है, ये रहा, तो इनके फ्री स्पेस में क्या होगा, थर्ड रो बना दो, इस टाइप से बनाते जाओ, इस टाइप से क्या होगा, थर्ड रो हो गया। क्लियर। और फोर्थ रो कहां बनेगी बच्चों, देखो इसका फ्री स्पेस कहां पर है, ये वाला रहा, तो फोर्थ रो का एटम कहां टच करेगा, इनके फ्री स्पेस में होगा। इस टाइप से एटम का अरेंजमेंट हमें करते जाना है बेटा। अरे कैसे, क्या समझ में आ गया, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, यानी हर एटम क्या होता है, यानी हर एटम क्या करेगा, अपने से ऊपर या नीचे वाली रो के एटम के क्या होता है, फ्री स्पेस में प्रेजेंट होता है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम कहें, ये तो जैसे क्या हो गए, एटम्स हो गए बेटा, ये तो एटम्स है, और ये बीच का जो फ्री स्पेस है, बीच का फ्री स्पेस है बेटा, इनको अपन क्या बोलते हैं, ये होता है बेटा वॉइड्स। बीच के फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉइड्स। और इसमें जो वॉइड्स होती है वो कैसे होती है बेटा, ट्राइगोनल, यानी कैसे होती है, ट्राइगोनल और टी शेप्ड। अपने आप में क्वेश्चन है बेटा, अरे त्रिकोण टाइप से है या नहीं है, देख सकते हो बीच में जो फ्री स्पेस बन रहा है वो कैसा है, ट्राइगोनल, त्रिभुज के आकार का है, या टी शेप में है बेटा, देख सकते हो। क्लियर। ठीक है बेटा। अब अपन क्या कहेंगे, एटम है, बीच का फ्री स्पेस ये हो गया। अब अगर इनको हम नाम दे तो देखो बेटा कैसे, मैंने अभी तरीका बताया। फर्स्ट रो के अरेंजमेंट को मैं क्या बोलूं बेटा, ए बोल दूं। मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो के अरेंजमेंट को ए बोल दूं, तो ये बताओ सेकंड रो के जो एटम है वो इनके स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं बेटा। आप देख सकते हो, देखो सेकंड, देखो फर्स्ट रो है, इसकी स्ट्रेट लाइन यहां पर आएगी। इसका मतलब देखो फर्स्ट रो का एटम क्या होगा, अरे थर्ड, फर्स्ट और सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं बच्चों। फर्स्ट रो वाला यहां है, तो देखो बेटा सेकंड वाला कहां रहा है, यहां रहा, इसकी स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं बेटा, साइड में है। और मैंने क्या कहा, अगर साइड में है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो अलग अल्फाबेट यूज करना है। तो सेकंड को मैं क्या बोलूंगा, बी। समझते जाना एक एक चीज, सेकंड को क्या बोल दूंगा, बी। अब थर्ड की बात करें, बच्चा कहेगा सर थर्ड को सी बोल दें क्या, नहीं बेटा। अगर पहले वाली के स्ट्रेट लाइन में है तो सेम अल्फाबेट यूज करना है। देखो थर्ड वाला एटम, अगर एटम ऐसे अरेंज होता जाए तो देखो थर्ड रो का एटम किसकी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छे से देख सकते हो बेटा कैसे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। देखो थर्ड और फर्स्ट एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, ये एटम इसके स्ट्रेट लाइन में, ये इसके स्ट्रेट लाइन में, ये इसके और ये इसके, यस और नो। इसका मतलब अगर थर्ड रो वाला एटम फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में है, तो जो थर्ड में हम फर्स्ट में नाम दिया था, थर्ड में वही नाम देंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर। और फोर्थ वाले की अगर बात करिए तो फोर्थ वाला देखो बेटा किसके स्ट्रेट लाइन में है, फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है। लेकिन सेकंड की बात करिए, देखो बेटा ये सेकंड है, ये फोर्थ है, स्ट्रेट लाइन में है, ये भी स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सेकंड रो का एटम क्या करता है, सेकंड के स्ट्रेट लाइन में है, तो सेकंड के लिए जो हमने अल्फाबेट यूज किया था वही क्या होगा, फोर्थ के लिए यूज होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, अब
मेरा स्टेटमेंट सुनना, वर्डिंग सुनना। क्या? सेकंड रो एटम अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ फर्स्ट लेयर एटम्स, क्लियर, एंड थर्ड लेयर एटम्स आर प्रेजेंट इन या अरेंज्ड इन free space of second layer atoms, clear, fourth layer atoms are arranged in free space of third layer atoms, so third layer repeat to first layer, fourth layer repeat to second layer, so packing arrangement is called ABAB type। मैंने क्या बोला है बेटा? दूसरी परत के परमाणु, दूसरी पंक्ति के परमाणु पहली पंक्ति के परमाणु के रिक्त स्थानों में होते हैं, तीसरी पंक्ति के परमाणु दूसरी के रिक्त स्थानों में होते हैं, चौथी पंक्ति के परमाणु तीसरी के रिक्त स्थानों में होते हैं। अतः तीसरी पंक्ति पहली की पुनरावृत्ति करती है और चौथी पंक्ति दूसरी पंक्ति की पुनरावृत्ति करती है। इस टाइप के पैकिंग अरेंजमेंट को संकुलन व्यवस्था को बोला जाता है ABAB प्रकार की संकुलन व्यवस्था। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, तो इस पैकिंग अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे? ABAB टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। क्या कहा? ABAB टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। लेकिन क्यों बोला जाता है बेटा? समझ में आ गया? यस और नो? अरे यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, कोई भी एक एटम आप फिक्स कर लो। जैसे मान लो मैंने ये एटम फिक्स कर लिया, ठीक है बेटा, समझते जाना। ये एटम मैंने फिक्स कर लिया तो क्या करेंगे बेटा? ये एटम अपने आसपास वाले कितने एटम के कांटेक्ट में है देखते जाओ बच्चों। देखो ये वाला एटम इसके टच में है या नहीं है? देखो यहाँ टच करेगा तो एक एटम ये हो गया। ये वाला एटम इसके टच में है या नहीं है? है बेटा, तो एक एटम ये हो गया। ये वाला एटम इसके टच में है या नहीं है? है बच्चों, तो एटम ये भी टच में है। ये एटम इसके टच में हुआ नहीं हुआ? तो इसको भी मैं डॉट कर रहा हूँ। ये वाला एटम इसके टच में है या नहीं है? है बच्चों, तो इसको भी मैं डॉट कर रहा हूँ। ये वाला एटम इसके टच में है या नहीं है? है बेटा, तो इसको भी मैं डॉट कर रहा हूँ। यस और नो? इसका मतलब कोई भी एक एटम आप फिक्स करो तो देखो ये अपने आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में है? 6 एटम के कांटेक्ट में है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। यस और नो? क्लियर? और एक एटम, कोई भी एक एटम है, जिन जिन एटम के कांटेक्ट में है उनके सेंटर को मिला दो बच्चों। कैसे बेटा? जैसे मान लो इन सभी के सेंटर को मिला दो तो देखते हैं क्या होता है। इन सभी के सेंटर को मिलाते जाओ बच्चों। आप भी क्या याद रखोगे? ये मिला दिया। क्लियर? तो क्या कहा? हर एटम जिन 6 एटम के कांटेक्ट में है उनके सेंटर को मिला दे तो कैसी स्ट्रक्चर बन रही है? अरे हेक्सागोनल साइक्लोहेक्सेन टाइप से बन रहा नहीं बन रहा? बन रहा है बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है? हेक्सागोनल। मैंने क्या कहा? हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर। यस और नो? षटकोणीय आकृति की संरचना बनती है। यस और नो? इस वजह से इसे नाम दिया जाता है हेक्सागोनल 2D पैकिंग। क्यों दिया जाता है? समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, यहां तक बात ठीक है। अब बात करें बच्चों, इस डायग्राम में कई सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड कर दिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, पैकिंग अरेंजमेंट कितना, फिर क्या वॉइड कैसी होती है, इनको नाम क्यों दिया गया, कैसे दिया गया। क्लियर? अब अपना अगला काम क्या है बच्चों? पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी की अगर अपन बात करें तो अपना तरीका वही है। 2D की बात कर रहे हैं। किसकी? 2D की बात कर रहे हैं तो हमें पता है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करना? एरिया से कैलकुलेट करेंगे। तो अपना तरीका वही है, यानी टोटल एरिया ऑफ एटम्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। और यहाँ पर यूनिट सेल हम किसको मानेंगे? ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रही है उसको अपन यूनिट सेल मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? टोटल एरिया ऑफ एटम्स अपॉन में क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ हेक्सागोनल। यस और नो? अरे यहां तक को दिक्कत? बात समझ में आई बच्चों? तो ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल बनी है इसको मैं क्या अलग डायग्राम से डिनोट कर रहा हूं बच्चों। कैसे? ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है कैसे बनती है बेटा? इस टाइप से बनती है। समझते जाना बेटा, कोई भी डाउट हो पूछना बेटा। ओके, तो देखो बेटा ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है ऐसे बन गई बेटा। अब मैं क्या करूं? देखो बच्चों हेक्सागोनल कैसे बनाएंगे? इनके सेंटर को मिला दो रे सभी के। ये सभी के सेंटर को हमने मिला दिया। क्लियर? अब देखो बेटा इसमें क्या है? एटम अलग अलग पोजीशन पर है। हमें पता है इसके सेंटर पार्ट पे भी है, हेक्सागोनल के कॉर्नर पर भी है। लेकिन हमें पता है सभी एटम की बात करें तो सभी एटम का पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में सभी एटम का 100% पार्ट हमें यूज करना है। क्या? यस और नो? नो बेटा, 100% पार्ट हमें यूज नहीं करना। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बेटा देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है सेंटर पार्ट, ये तो हमें पता है सेंटर में, तो ये तो कितना हो गया? पूरा 100%, यानी कितना होगा? 1 पार्ट होगा। लेकिन कॉर्नर वाले पार्ट की बात करें तो ये कितना होता है बेटा?
1/3 पार्ट होगा, 1/3 भाग होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देख सकते हो सेंटर वाला एटम तो इस हेक्सागोनल यूनिट सेल षटकोणीय जो एकक कोशिका बनाई है उसके सेंटर में है, पूरा का पूरा इसके अंदर की तरफ ही है, तो ये तो क्या हो गया 100% इसके अंदर ही है, तो ये तो 1 पार्ट बोलेंगे, 100% यानी 100/100 है। लेकिन कॉर्नर एटम की बात करें, हमें पता है हेक्सागोनल के जो एक कॉर्नर होता है यानी 2 आर्म होती है, उनके बीच में एंगल कितना होता है 120, यस और नो 120 का होता है। तो टोटल हमें पता 360 में करें तो 120 इधर 120 इधर 120 इधर, 360 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। यानी टोटल 360 में कितना पार्ट है 120 का एंगल, यानी कितना 1/3 पार्ट। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। और यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, तो अपन ये जैसे डायग्राम बनाया तो अपना वही तरीका बेटा कैसे करना है, क्या करना। अरे ये मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलो बेटा इसके अकॉर्डिंग आगे अगर अपन बात करें तो कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे हमें करना है, क्या करना। यहाँ से अगर अपन बात करें तो देखो ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल अपन ने बनाई है, अब इसका अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, पैकिंग एफिशिएंसी अपन ने क्या कहा, टोटल एरिया ऑफ एटम्स, टोटल एरिया ऑफ एटम्स। हमें पता है एटम का एरिया कैसे लेना है, एक तो सेंटर वाला एटम तो ये तो क्या हो गया πr², यस और नो। अरे हमें पता है सर्कल की फॉर्म में लेना, वर्त के रूप में लेना है, तो क्षेत्रफल एरिया क्या होता है πr², क्लियर। ये तो सेंटर वाले का कर दिया। और हमें पता है जो कॉर्नर वाले है 1/3 पार्ट है, अगर कंप्लीट एटम होता तो क्या लेते πr², लेकिन 1/3 है तो πr²/3। और ऐसे हमें पता 1/3 वाले कितने एटम है बेटा, 6 एटम है, 6 कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा या नहीं करूंगा, यस और नो, क्लियर। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का एरिया कैलकुलेट करके बताने की जरूरत है क्या, नहीं। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने HCP में बताया था, याद है ना, मैंने कहा था वो डाटा याद रखना, आगे काम आएगा। वो कितना होता है 6√3r², अरे याद है ना, एरिया ऑफ हेक्सागोनल कितना होता है 6√3r², क्लियर। ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, इससे अगर करें तो ये 2 टाइम्स गया, तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं, देखो 2πr² और πr² मतलब कितना हो गया 3πr² अपॉन क्या हो गया 6√3r² मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100 हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी, इसको सोल्व करने पर आता है 90.6%, समझ में आ गया बेटा। ये मेरे पास क्या आता है 90.6% आता है इसे सोल्व करने पर ये डाटा, क्लियर। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ बेटा वैकेंट स्पेस, मैंने क्या कहा, वैकेंट स्पेस की अगर अपन बात करें यानी रिक्त स्थान कितना आएगा 100 माइनस 90.6%, यानी कितना आ जाएगा बेटा 9.4%। ये क्या आ जाएगा HCP में वैकेंट स्पेस आ जाएगा पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर में, समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। तो ये मैंने बात की स्क्वायर 2D पैकिंग के बारे में और हेक्सागोनल 2D पैकिंग के बारे में, कैसे होता है क्या होता है, समझ में आया। कोई डाउट है? एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, नॉर्मली आपको ध्यान है मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो तुमसे गलती कहाँ करवाएगा, कैसे हमें ध्यान रखना है। नॉर्मली बच्चों देखो 2D पैकिंग 2 टाइप की होती है, एक तो मैंने कौन सी बोली है स्क्वायर वाली बोली है, दूसरी मैंने कौन सी बोली है हेक्सागोनल बोली है, क्लियर। लेकिन इन दोनों में ध्यान रखना, जब पैकिंग एफिशिएंसी अपने कैलकुलेट की है तो स्क्वायर 2D पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है 78.5% और हेक्सागोनल वाली कितनी आ रही है 90.6%। लेकिन ध्यान रखना कई बार आपको डाटा क्या देगा 52.4% एंड 60.4%, कई बार ये डाटा दे देता है स्क्वायर 2D और हेक्सागोनल 2D के लिए। ध्यान रखना वो डाटा किससे आता है, वॉल्यूम की टर्म में आता है। बात समझ में आई क्या? तो मैंने क्या कहा बाई वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। अगर आपको ये डाटा नहीं मिल रहा, ये डाटा कौन सा 78.5 या फिर क्या 90.6, ये डाटा नहीं मिल रहा तो आपको कैसे करना है बेटा बाई वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम में पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर 2D इक्वल टू कितना आता है बेटा 52.4% एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल 2D ये कितना होता है बेटा 60.4%। ये डाटा जरूर ध्यान रखना, ये डाटा किसकी टर्म में आएगा वॉल्यूम के टर्म में आता है। और वॉल्यूम के टर्म में बच्चा कहेगा सर कैसे, तो वॉल्यूम के टर्म में पता ही है एटम को किसकी फॉर्म में मानते हैं बेटा, हमें पता है स्फीयर की फॉर्म में मानते हैं, गोले के रूप में मानकर क्या करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक क्या समझ में आया? तो ये डाटा नॉर्मली कुछ नहीं बोले तो 2D की बात कर रहा था, हमें एरिया से कैलकुलेट करना है ऐसे,
बात समझ में आई। लेकिन बाय द वे 78.5 या 90.6 नहीं दे रखा तो आपको ये डाटा मिलेगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, ये किसकी वजह से आता है, वॉल्यूम के टर्म में आता है। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट। चलो बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई भी दिक्कत, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये अपन ने बात की बेटा 2D पैकिंग के बारे में, एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, कैसे करना है, क्या करना है, ओके। अरे यहाँ तक ठीक है। चलो बेटा, तो ये किसकी बात की है, 2D पैकिंग के बारे में। एक एक चीज़ क्लियर ध्यान रखना, कैसे करना है, क्या करना, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना कितना रटोगे, ठीक है बेटा। चलो, तो ये तो अपना क्या हो गया, 2D पैकिंग की बात की बेटा आपने, क्लियर। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। चलो चलो बेटा, अब बात करते हैं 3D पैकिंग के बारे में। कौन सी बात करते हैं, 3D पैकिंग अरेंजमेंट। तो क्या लिखेंगे, 3D पैकिंग अरेंजमेंट। क्या कहा, 3D पैकिंग अरेंजमेंट या 3D पैकिंग, ठीक है। त्रिविम संकुलन व्यवस्था या त्रिविम संकुलन, ओके। पहली बात तो बच्चों हमें पता है 3D पैकिंग का फॉर्मेशन किससे करते हैं, 2D से। अरे 1D से क्या बनता है, 2D बनता है, 2D से क्या बनता है, 3D बनता है। मैंने बेसिकली आपको आइडिया दिया भी है, क्या 1D की कई सारी रो को, पंक्तियों को एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे तो क्या बनता है बच्चों, 2D पैकिंग बनती है। अब उसे लेयर बोलेंगे, 2D में ध्यान रखना, 2D में परत बोलेंगे। मैंने क्या कहा था, लाइन और क्या लेयर बेटा, ध्यान है ना, लाइन का मतलब 1D, क्लियर। लेयर बोले, परत बोल दे, मतलब क्या, दो एक्सिस आ गई, एक ये, बात समझ में आई क्या। तो 2D को अब अपन क्या बोलेंगे, रो नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, अब लेयर बोलेंगे। यानी 2D में अपन पंक्ति वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब परत वर्ड यूज करेंगे, क्लियर। क्या कहा, 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करने पर 2D का फॉर्मेशन होता है। 2D का मतलब 2D लेयर का फॉर्मेशन होता है, 2D अरेंजमेंट, क्लियर। अब 2D की कई सारी लेयर को, 2D की यानी द्विविम की कई सारी परतों को एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो क्या होता है, 3D पैकिंग का फॉर्मेशन होता है, यस और नो, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल बताया भी था बेटा, कैसे, ये मान लो जैसे क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक एक लाइन को मिलाकर हमने क्या किया था, 2D बनाया था। क्योंकि कई सारी लाइंस को एक दूसरे के साथ अरेंज करने पर क्या होता है, जैसे एक पेज बनता है। जैसे पेज वाली लाइंस की मैंने कही थी बात कि पेज के कई सारी लाइंस को एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे तो क्या होगा, पूरा पेज बन जाएगा, 2D बन गया। अब कई सारे पेज को मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे के साथ अरेंज कर रहा हूँ। कैसे बेटा, ये जैसे मान लो पहला पेज है, सपोज करो ये फर्स्ट पेज है, ओके ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पास में मैं क्या रख रहा हूँ, सेकंड पेज में रख रहा हूँ। बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे रख रहे हो, ये आपको समझाने के लिए कि इसके ऊपर दूसरा पेज मैंने रखा है, थोड़ा साइड से दिखा रहा हूँ, क्रॉस में दिखा रहा हूँ, क्लियर। इसके ऊपर क्या रख रहा हूँ मैं, तीसरा पेज रख रहा हूँ। ये लो बेटा, ये तीसरा पेज हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये फोर्थ पेज रख रहा हूँ।
और ये मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 5th पेज रख रहा हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे मैंने कई सारे पेज अरेंज कर दिए। क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखते हैं कौन कौन सी एक्सिस यूज हो रही है इसमें। बच्चों देखो, ये वाली एक्सिस क्या है, अगर मैं ए मानूं, ये वाली एक्सिस ए हो गई, ये वाली एक्सिस बी मानूं, तो हमें पता है बच्चों इन दोनों के बीच की जो एक्सिस है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये सी हो गई। मैंने क्या कहा, जैसे कई सारे पेज होते हैं बेटा, अपन ने क्या कहा, एक पेज हो गया 2D में हो गया, कई सारे पेज को एक दूसरे के ऊपर हम अरेंज करते जाएंगे तो हमें पता है बच्चों बुक की 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। सेम वही केस है। कैसे, अगर मान लो एक सिंगल पेज था, जैसे मान लो ये पेपर का सिंगल पेज है बच्चों, क्या करेंगे, अगर सिंगल पेज के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमें पता जैसे सिंगल पेज तो क्या है 2D में है, अब ऐसे कई सारे पेज को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते जाएंगे तो इस टाइप से बुक की स्ट्रक्चर बनती है नहीं बनती, बनती है बेटा। कैसे, हमें पता बुक में बात करें तो ये वाली एक्सिस हो गई, इसको ए मान लो, ये दूसरी एक्सिस हो गई, इसको बी मान लो, और ये ऊपर वाली जो इसकी विड्थ है बेटा, ये तीसरी एक्सिस है, इसको सी मान लो। ए, बी और ये सी, तीनों एक्सिस यूज हो रही है तो क्या हो गया, 3D का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो बच्चों पहली बात तो 3D का फॉर्मेशन कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज और खास कर ध्यान रखना बेटा, कैसे, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स, मैंने क्या कहा, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स। बच्चा कहेगा सर ये कौन सी आ गई, सभी वास्तविक संरचनाएं, मतलब क्या है, SCC, BCC या फिर क्या FCC या फिर क्या ECC और HCP, यानी सभी जो रियल स्ट्रक्चर्स है ये कैसी होती है बेटा, 3D पैकिंग अरेंजमेंट होती है। इनमें क्या होगा, त्रिविम संकुलन व्यवस्था होती है। बात समझ में आई क्या? ये जो सभी रियल स्ट्रक्चर्स है बेटा ये कैसी होती है, 3D पैकिंग में होती है। ध्यान रखना, क्यों, आपको याद है इनके बारे में हमने एक एक पढ़ा है, SCC हो चाहे BCC हो चाहे FCC हो चाहे HCP हो चाहे ECC हो, अरे सभी में अलग अलग एक्सिस आती नहीं आती, A, B और C आती है। हाँ, SCC, BCC, FCC इनमें जरूर है A, B, C तीनों की लेंथ इक्वल हो सकती है, लेकिन एक्सिस तो हमें पता है अलग अलग डायरेक्शन में होती नहीं होती, होती है बेटा। तो सभी रियल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, 3D पैकिंग में होती है। ध्यान रखना बेटा। क्लियर? चलो बेटा, अब अपन बात करें, हमने क्या कहा था, 1D की रो से 2D बना और 2D से क्या बनेगा, 3D बनेगा बेटा। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग। ओके, चलो बेटा यहां से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, यानी 3D पैकिंग का फॉर्मेशन करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, टिपिकल काम नहीं है, मिटाना पड़ेगा ये। अरे यहां तक बात समझ में आ गई? चलो बेटा, तो ये तो अपनी बात की 3D पैकिंग का फॉर्मेशन हमें कैसे करना है, ये सिंपल आइडिया मैंने दिया है। अब समझते हैं कैसे फॉर्मेशन करेंगे इसका। चलो, तो इसके फॉर्मेशन की अपन बात करें तो देखो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग, त्रिविम संकुलन का निर्माण। बच्चों अपन ने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग, यानी 3D पैकिंग का फॉर्मेशन दो टाइप से कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 टाइप से, यानी 2 टाइप से कर सकते हैं। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हमें पता है 2D पैकिंग से तो करना है, लेकिन 2D पैकिंग भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, स्क्वायर वाला होता है, एक क्या होता है, हेक्सागोनल वाला होता है। यस और नो? अरे ध्यान है ना। तो सबसे पहले क्या लिख रहा हूं बेटा, 2 टाइप से। 2 टाइप में कौन सा, एक तो क्या, बाई स्क्वायर, मैंने क्या कहा, बाई स्क्वायर 2D पैकिंग, यानी स्क्वायर 2D पैकिंग, वर्गाकार द्विविमीय संकुलन से कैसे फॉर्मेशन करना है। ओके, इसमें भी अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या लिखेंगे, पॉसिबल बाई 2 टाइप्स। क्या कहा, पॉसिबल बाई 2 टाइप्स, यानी 2 टाइप से पॉसिबल है। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, यानी नो डाउट 3D का फॉर्मेशन 2D की लेयर से करना है, और 2D की लेयर 2 टाइप की होती है, एक तो स्क्वायर वाली होती है, एक होती है हेक्सागोनल वाली। मुझे स्क्वायर 2D से करना है, नो डाउट करना है, लेकिन क्या करना, स्क्वायर 2D भी क्या होता है, इसको अपन 2 टाइप से एक दूसरे के साथ अरेंज कर सकते हैं। ओके, मैंने क्या कहा, 2 टाइप से पॉसिबल है। तो इसमें पहला मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइप है। पहला प्रकार क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट टाइप में हमें क्या करना है बच्चों, अच्छे से समझना। फर्स्ट टाइप में क्या करना, आपको
2D की लेयर लेनी है, वो भी कौन सी है, स्क्वायर वाली लेनी है। क्या कहा, 2D की लेयर वो भी कौन सी, स्क्वायर वाली लेयर लेनी है। आपको कैसे अरेंज करना है बेटा, ईच लेयर ऑफ 2D स्क्वायर 2D पैकिंग, मैंने क्या कहा, ईच लेयर ऑफ स्क्वायर 2D पैकिंग इज अरेंज्ड एग्जैक्टली अपर और लोअर साइड टू नेबर लेयर्स। बात समझ में आई क्या, यानी वर्गाकार द्विविम संकुलन की प्रत्येक परत क्या होती है, अपने से ऊपर या नीचे वाली परत के क्या होती है, एकदम सीधी रेखा में उपस्थित होती है। काम खत्म। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों देखो एक लेयर आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक लेयर बना लो। सबसे पहले 2D की एक लेयर बना लो बच्चों। ये मैंने 2D की बच्चों, ये 2D है क्या, नहीं, ये तो क्या है 1D है बेटा। 1D से 2D बनाना है और वो भी कौन सा, स्क्वायर वाला बनाना है। तो हमें पता है स्क्वायर में कैसे बनेगी, जब एटम के स्ट्रेट लाइन में एटम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्क्वायर 2D की एक लेयर बनाओ, एक परत बनाओ बेटा, फिर कई सारी परतों को एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे, उससे क्या होगा 3D बन जाएगा। ये तो क्या हो गया, स्क्वायर 2D की एक लेयर है, एक परत है। क्लियर। अब मैंने क्या कहा, इनको कैसे अरेंज करना है। पहला टाइप तो क्या है, आपको इस टाइप से अरेंज करना है। क्या होगा, हर एटम क्या होगा, फर्स्ट लेयर एटम के स्ट्रेट लाइन में होगा। मैंने क्या कहा, सेकंड लेयर का एटम क्या होगा, इसके एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी एटम के जस्ट ऊपर एटम होगा। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ बेटा, डार्क का मतलब क्या है, सेकंड लेयर का एटम क्या है, इसके स्ट्रेट लाइन में है बच्चों। अरे बात समझ में आई, यस और नो, क्लियर। ठीक है बेटा, सेकंड लेयर का एटम क्या है, इसके स्ट्रेट लाइन में है बच्चों। ये लो मैंने सेकंड लेयर बना दी। क्लियर, ठीक है, थोड़ा सा जानबूझ के साइड में दिखा रहा हूँ ताकि पता चले दूसरी लेयर का एटम है। क्लियर। अब थर्ड लेयर का एटम क्या होगा, वो भी इसके स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में होगा मतलब एटम के ऊपर, एग्जैक्टली एटम के ऊपर एटम होगा बेटा। समझ में आ गया। ये मैं क्या बना रहा हूँ, थर्ड लेयर बना रहा हूँ बच्चों। बात समझ में आई क्या, क्लियर। ये मैंने थर्ड लेयर बना दी है, ये लो बच्चों बना दिया बेटा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। और ये एटम मैंने कौन से बनाए हैं, फर्स्ट कोमा क्या बनाऊंगा, सेकंड एंड थर्ड लेयर्स एटम। मैंने क्या कहा, यानी क्या कहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेयर के एटम है बेटा। क्या कहा, फर्स्ट के ऊपर क्या है सेकंड, और सेकंड के ऊपर क्या है थर्ड लेयर के एटम है। क्लियर, ठीक है बेटा। इसमें क्या कहेंगे, इसमें भी क्या होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एटम की स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। क्लियर, ठीक है। पैकिंग अरेंजमेंट देखो बेटा कैसा नाम देंगे, हमें पता है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बच्चों तो देखो कैसे करना। फर्स्ट टाइप में हमें क्या करना है, अगर फर्स्ट लेयर के अरेंजमेंट को मैं ए मानूं, मैंने क्या कहा, फर्स्ट लेयर अरेंजमेंट को मैं क्या मानूं, ए मानूं, तो ये बताओ सेकंड लेयर के एटम है, ये बच्चों जैसे एटम्स हो गए, ये एटम्स है, तो फर्स्ट लेयर के एटम क्या है बच्चों, अगर मैं ए मानूं तो सेकंड लेयर वाला इसके स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, है बेटा, तो वो भी क्या हो गया, ए हो गया। और थर्ड लेयर के एटम है वो भी इसके स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, तो वो भी क्या हो गया, ए हो गया बेटा। बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, फर्स्ट लेयर के अरेंजमेंट को क्या मान रहा हूं, ए, तो सेकंड लेयर वाला क्या इसके स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी क्या ए, थर्ड लेयर वाला क्या इसके स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी क्या ए। जहां एक लाइन में होंगे सेम अल्फाबेट यूज करेंगे बच्चों। क्लियर। तो पैकिंग अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, ए ए ए टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, यानी पैकिंग अरेंजमेंट कैसा हो गया बेटा, ए ए ए टाइप का होता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अभी जो मैंने बोला था सभी रियल स्ट्रक्चर यानी SCC, BCC, FCC, HCP ये जो सब आएंगे वो 3D में आएंगे, ध्यान रखना बेटा। क्लियर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एग्जांपल किस में होता है, SCC में होता है। काम खत्म। यानी SCC में अरेंजमेंट क्या होता है, इसी टाइप का होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों सबसे पहले क्या SCC यूनिट सेल होती कैसे है, बच्चे को आइडिया होना चाहिए, समझना बेटा इस बात को। SCC में अरेंजमेंट ये इस टाइप का क्यों होगा और कैसे होगा, समझना इस बात को बच्चों। देखो ये मैंने क्या किया, SCC यूनिट सेल अगर बना रहे हैं, ये जैसे क्यूब बना दिया। अब SCC में हमें पता है एटम कहाँ कहाँ होता है बेटा, ये जैसे कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर होगा, इस कॉर्नर पर होगा, इस कॉर्नर पर होगा, इस कॉर्नर पर होगा। अरे SCC में एटम हमें पता कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। यस और नो, क्लियर। अब बच्चा कहेगा सर आपने क्या कहा था, एक लेयर के एग्जैक्टली ऊपर या नीचे क्या होगी, दूसरी लेयर होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो SCC में यही तो होता है बेटा। कैसे, इस बॉक्स को अगर मैं SCC मानूं तो SCC में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल, यानी क्यूब की फॉर्म में यूनिट सेल होगी और एटम कहाँ होंगे, सभी कॉर्नर पर होते हैं। तो कैसे होता है बेटा, ये जैसे मान लो नीचे वाली लेयर है बेटा, ये जो सामने आपको दिखाई दे रही
इसको नीचे वाली लेयर में मान रहा हूँ, तो इसके कॉर्नर पर क्या होगा, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, अच्छे से समझना, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, यानी 4 कॉर्नर है, इन पर एटम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर कौन सी, ये वाली बेटा, समझ में आ रहा है ना, ये वाली लेयर। तो एक एटम इस कॉर्नर पर, एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर। आप देख सकते हो कैसे, ये नीचे वाली लेयर है 4 एटम की। बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने सेल्फी मोड पे रखा है जानबूझ के, थोड़ा क्रॉस में लिखा है बेटा, ध्यान रखना। ऐसे बना देते तो सिर्फ सामने वाला फेस दिखाई देता, लेकिन इसको अपने क्या थोड़ा क्रॉस में लिखा है बेटा, सेल्फी मोड पे रखा अपने इसको। बात समझ में आई क्या, ताकि ऊपर वाली सरफेस, साइड वाली सरफेस भी दिखाई दे। क्लियर। तो मैंने क्या कहा, एसईसी में क्या होता है बच्चों, ये नीचे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर ये वाली लेयर होगी बच्चों, बात को समझना अच्छे से। ये नीचे वाली लेयर के 4 एटम हो गए, कौन से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात समझ में आई क्या। अब देखो बेटा ऊपर वाली लेयर कौन सी, ये वाली हो गई, तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया 1 2 3 4, ये 4 एटम हो गए। अब हमें पता है बच्चों, देखो एसईसी में क्या होता है, ये एटम एग्जैक्टली इसकी स्ट्रेट लाइन में होगा या नहीं होगा, अरे देख सकते हो 90 का एंगल है, तो ये एटम इसके स्ट्रेट लाइन में है, तो देख सकते हो ये एटम इसके ऊपर होगा बेटा, समझ में आ गया। क्लियर। ठीक है, ये एटम इसके स्ट्रेट लाइन में होता है नहीं होता, तो देख सकते हो ये एटम इसके ऊपर होगा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर। ठीक है, ये पीछे वाला एटम इसके स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, तो ये एटम है इसकी स्ट्रेट लाइन में होगा, और ये वाला पीछे वाला एटम है इसके स्ट्रेट लाइन में होगा, तो ये पीछे वाला एटम इसके स्ट्रेट लाइन में होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, नीचे वाली रो है बेटा, नीचे वाली रो इसके 4 एटम को मैं एक लेयर मानूं, एक लेयर मानूं, जैसे मैंने कहा इसको मैं क्या मान रहा हूं, ए बोल रहा हूं, इस लेयर को मैं ए मान लूं, क्योंकि अब यहाँ पर क्या करना है, 3D का फॉर्मेशन 2D से करेंगे, तो यहाँ पर लेयर वर्ड यूज करेंगे, ध्यान रखना, परत यूज करेंगे। क्लियर। एटम की एक लेयर ये हो गई। क्लियर। ठीक है, ये नीचे वाली लेयर को मैंने ए माना है, तो देखो ऊपर वाली लेयर के एटम आप देख सकते हो एग्जैक्टली इनके ऊपर होंगे या नहीं होंगे, होंगे बेटा, यानी स्ट्रेट लाइन में होंगे, सीधी रेखा में होंगे, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया। क्लियर। और ये भी ए है, ये भी है, ऐसी और भी कई सारी लेयर होगी, तो स्ट्रेट लाइन में होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो पैकिंग अरेंजमेंट कैसा हो गया बेटा, ए टाइप का हो गया। कैसे, क्या समझ में आया, यस और नो। क्लियर। और हमने अगर एग्जाम्पल बोल दिया, आपको याद है 2D में और 1D में तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, ये कैलकुलेट करके देखा है, लेकिन ये बताओ अगर एससीसी बोल दिया तो इसमें अलग से पैकिंग एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा। हमें पता है एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है रे, 6 होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होता है, 52.4%। तो अलग से हमें कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है, जो एससीसी में डाटा आता है वही क्या इसमें आ जाएगा। समझ में आ गया। क्लियर। एक एक चीज हमने कैलकुलेट करके देखी हुई है पीछे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट, कोई भी दिक्कत है बोलो फटाफट, फटाफट फटाफट बोल सकते हो बेटा। बाकी बच्चे, सोहेल नो सर, क्लियर। करीना नो सर, नो सर। बाकी बच्चे, बाकी बच्चों को दिक्कत, दृष्टि, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, रोहित, बाकी बच्चों को दिक्कत बेटा, ठीक है। अंधे बच्चों को रिप्लाई नहीं आ रहा, अरे अंधे बच्चों दिखाई नहीं दे रहा क्या, इतने सारे एटम्स हो गए। चलो बेटा, तो ये तो अपने क्या कहा बेटा, कैसे करना है, क्या करना है, समझना है इस बात को। चलो बेटा, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, क्लियर। ठीक है बेटा, चलो बेटा आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। तो ये अपने क्या कहा, 3D पैकिंग का फॉर्मेशन हमें करना है बच्चों। 3D पैकिंग का फॉर्मेशन हमने क्या कहा, किससे करना है, 2D वाली लेयर से करेंगे। क्लियर। तो पहला तरीका तो क्या है, 2D की लेयर हमें पता है 2 टाइप से होती है बेटा, एक तो कौन सी, स्क्वायर वाली, एक कौन सी होती है, हेक्सागोनल वाली। यस और नो। तो अपने क्या कहा, स्क्वायर 2D जो लेयर होती है बेटा, बाई स्क्वायर 2D पैकिंग, यानी स्क्वायर 2D की जो लेयर्स होगी, पैकिंग होगी, उससे एक तरीका तो क्या है,
है बेटा? पहला तरीका तो ये है, यानी स्क्वायर 2D की जो लेयर्स है उनको आपको ऐसे अरेंज करना है कि हर एटम क्या होगा, ऊपर या नीचे वाली लेयर के एकदम ऊपर या नीचे ही होगा, यानी स्ट्रेट लाइन में अरेंज होगा। बात खत्म। ये तो है बेटा फर्स्ट मेथड। ओके, चलो बेटा अब बात करते हैं इसका सेकंड टाइप क्या है बच्चों। देखो समझना अच्छे से, सेकंड टाइप क्या है और कैसे करना है, ये अच्छे से समझना। कैसे करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, देखो कैसे करेंगे, समझना इस बात को। सेकंड टाइप, बच्चा कहेगा सर ये क्यों नहीं बुझान रहे हो, क्योंकि ये हमें काम आएगा बेटा वापस। कैसे करना समझना अच्छे से। तो अपन फिर वही कर रहे हैं, पैकिंग ऑफ यानी फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग बाय स्क्वायर 2D पैकिंग, यानी स्क्वायर से ही करना है। तो ये तो अपने का स्क्वायर वाला क्या होता है, दो टाइप से होता है। एक तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, अब इसका सेकंड टाइप क्या होगा बेटा, ये भी देखते हैं सेकंड टाइप। ओके, सेकंड टाइप यानी हमें करना किससे है बच्चों, स्क्वायर वाली लेयर से ही करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर की एक लेयर का फॉर्मेशन कर लो। मैंने क्या कहा, सबसे पहले स्क्वायर की एक लेयर का फॉर्मेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। स्क्वायर की एक लेयर बना लो। ये लो बेटा, स्क्वायर की एक लेयर बनानी है। हमें पता है स्क्वायर वाली लेयर बनती कैसे है कि हर एटम क्या होना चाहिए, ऊपर वाली रो के एटम के क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। यस और नो। तो ये तो मैंने क्या बनाया है, स्क्वायर की मैंने एक लेयर मैंने बना दी है। यस और नो। चलो बेटा अब क्या करेंगे, स्क्वायर 2D की क्या करना है बेटा, स्क्वायर 2D की बाकी लेयर्स को क्या करना है, इसके साथ हमें अरेंज करना है। क्या करना, स्क्वायर 2D की बाकी लेयर्स को हमें क्या करना है बच्चों, इसके साथ अरेंज करना है। लेकिन ये अरेंजमेंट कैसे होगा, ये जो अभी हमने किया इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा बेटा। मैंने क्या कहा, अभी जो हमने अरेंजमेंट किया इससे थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो जैसी लेयर होगी, जैसा कलर होगा, मैं उसको वैसा ही नंबर देता जाऊंगा। समझने के लिए ध्यान रखना बेटा, इजी रहेगा। जैसे ये अपनी लेयर कौन सी है बेटा, ये अपनी फर्स्ट लेयर है बेटा। ये कौन सी लेयर है, ये तो फर्स्ट लेयर हो गई। क्लियर। चलो अब समझना, अभी अपने क्या कहा था, अभी तो अपने सेकंड लेयर को भी फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड में रखा था, यानी एटम के सीधा ऊपर या नीचे रखा था। क्लियर। अब मुझे क्या करना, एटम के ऊपर एटम नहीं रखना। अब मैं सेकंड लेयर बना रहा हूं बेटा, समझना अच्छे से। सेकंड लेयर कहां होगी, फर्स्ट लेयर एटम के फ्री स्पेस में होगी। मैंने क्या कहा, सेकंड लेयर कहां होगी, फर्स्ट लेयर एटम के फ्री स्पेस में। तो देखो बेटा क्या कहेंगे, ये देखो फर्स्ट लेयर थी, ये तो फर्स्ट लेयर हो गई, इसका फ्री स्पेस कहां है, ये रहा बच्चों। इसके फ्री स्पेस में क्या करो, सेकंड लेयर बनाना स्टार्ट कर दो। तो ये लो बेटा, आप भी क्या याद रखोगे, ये क्या हो गई, सेकंड लेयर हो गई बेटा। बात समझ में आ गई। क्लियर। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ब्लू कलर से, ये कौन सी है बेटा, सेकंड लेयर है। बात समझ में आई क्या। क्लियर। अरे अंधे बच्चों के कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है ना बेटा, ठीक है। अरे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है ना अंधे बच्चों के, अच्छे समझना बेटा कैसे है। अगर ऐसा केस हो तो आसपास वाले बच्चों से पूछ लेना, ये जो सर ने बनाया है ये कैसा कलर है, कौन सी लेयर है। ओके चलो बेटा अब बात करें, मैंने क्या कहा, सेकंड लेयर का एटम कहाँ होगा, फर्स्ट लेयर के फ्री स्पेस में। तो थर्ड लेयर वाला एटम कहाँ होगा, सेकंड के फ्री स्पेस में। सेकंड हमने कैसे बनाया है, ब्लू कलर से बनाया है। तो देखो बेटा सर्च करो, इसके फ्री स्पेस कहाँ है, ये रहे। तो देखो बेटा इसके फ्री स्पेस में क्या बना दो, थर्ड लेयर बना दो। कैसे बनानी है समझ में आया, यस और नो। डायग्राम बेटा अगर आप डायग्राम पेपर पे बना के देखोगे तो डायग्राम आप इतना ज़बरदस्त बनाओगे, सच बता रहा हूँ गारंटी के साथ, कि आप खुद की नज़रों में ही गिर जाओगे बेटा। ठीक है, बच्चा सोचेगा ये मैंने क्या बना दिया, ये ऐसा तो मैं बना ही नहीं सकता था, ज़िंदगी में कोई नहीं बना सकता जितना बुरा डायग्राम मैंने बनाया है। तो कहने का मतलब क्या, पेपर पे बना के ट्राई कर सकते हो, आप कितने बड़े आर्टिस्ट हो बेटा देख लेना, लेकिन अच्छे समझ जरूर लेना। मैंने क्या कहा, हर एटम क्या होगा, कॉन्सेप्ट सुनना, फिर उसको अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझा रहा हूँ। हर एटम क्या होगा, यानी ईच एटम ऑफ लेयर, ईच एटम ऑफ स्क्वायर 2D लेयर अरेंज इन मिडिल स्पेस ऑफ अपर और लोअर साइड लेयर्स। मैंने क्या कहा, स्क्वायर 2D का वर्गाकार दी हुई में परत का प्रत्येक परमाणु अपने से ऊपर व नीचे वाली परत के परमाणुओं के रिक्त स्थानों में होगा बच्चों। ओके कैसे बेटा, फर्स्ट के फ्री स्पेस थे, फर्स्ट मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, सेकंड मैंने ब्लू कलर से। तो फर्स्ट लेयर बना दी स्क्वायर 2D की, फिर सेकंड लेयर जो बनानी स्टार्ट की वो कैसे, फर्स्ट के फ्री स्पेस में बना दिया। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट के फ्री स्पेस में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड लेयर कहाँ बनेगी, सेकंड के फ्री स्पेस में, यानी जो ब्लू कलर में सेकंड बनाया था उसके फ्री स्पेस में थर्ड लेयर मैंने रेड कलर से बना दी बेटा। मैंने बात समझ में आई क्या। तो ये जो रेड कलर से अपने बनाई है ये कौन सी है, थर्ड लेयर है बेटा। बात समझ में आई क्या, थर्ड लेयर एटम है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है बेटा, अब अपन क्या कहेंगे, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अब थोड़ा सा अगर अपन दिमाग काम में ले तो बेटा अपन क्या कहेंगे, समझना इस बात को, कि जैसे फर्स्ट लेयर थी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लेयर है,
फर्स्ट लेयर के फ्री स्पेस में क्या होगी, सेकंड लेयर होगी, और सेकंड लेयर के फ्री स्पेस में क्या होगा, थर्ड लेयर का एटम होगा, और थर्ड लेयर के फ्री स्पेस में क्या होगा, फोर्थ लेयर का एटम होगा। अरे कोई दिक्कत हो तो फोर्थ लेयर भी बना के दिखाऊं क्या, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, इतना समझना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट के फ्री स्पेस में सेकंड, सेकंड के फ्री स्पेस में थर्ड, थर्ड के फ्री स्पेस में फोर्थ, ऐसे कई सारी लेयर की रिपीटिंग होगी बेटा, पुनरावृत्ति होगी बेटा। तो समझना क्या होगा, ऐसे रिपीट करते जाए एक दूसरे के फ्री स्पेस में, यानी अरेंज करते जाए, तो थर्ड लेयर का एटम क्या होता है, फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में आता है। यस और नो, मैंने क्या कहा, थर्ड लेयर के एटम, थर्ड लेयर क्या आती है, फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में आती है, पहली के सीधी रेखा में आती है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो आप देख सकते हो बेटा कैसे, रेड कलर जो थर्ड लेयर बनाई है रेड कलर में, वो फर्स्ट वाली ब्लैक लेयर के स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, अरे देखो एटम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, देख सकते हो बेटा स्ट्रेट लाइन में, ये एटम इसके स्ट्रेट लाइन में, ये इसके स्ट्रेट लाइन में, समझ में आ गया, क्लियर। और ऐसी फोर्थ लेयर जो बनेगी, फोर्थ लेयर क्या होगी बेटा, वो क्या होगी, सेकंड को रिपीट करेगी। कैसे, अगर वो थर्ड के फ्री स्पेस में है तो वो सेकंड के क्या आ जाएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन में अपने आप आ जाएगी, यानी फोर्थ लेयर अगर मैं बनाऊं तो वो क्या होगा, सेकंड के स्ट्रेट लाइन में आएगी, यानी ब्लू कलर वाली के सीधी रेखा में आएगी, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, थर्ड लेयर रिपीट टू फर्स्ट लेयर, रिपीट करना मतलब उसकी स्ट्रेट लाइन में होना, थर्ड लेयर रिपीट टू फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर रिपीट टू सेकंड लेयर बेटा, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब थर्ड लेयर फर्स्ट को रिपीट करेगी और फोर्थ लेयर सेकंड को रिपीट करेगी। इसका मतलब स्टार्टिंग के दो लेयर का मैं नाम लिख दूं ए और बी। मैं ए और बी अलग अलग क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेयर एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं, यानी ए वाली बी वाली क्या, ए वाली जो लेयर है उसके फ्री स्पेस में, फिर थर्ड वाली लेयर क्या होगी, बी के फ्री स्पेस में, और अगर वो सेकंड वाली के फ्री स्पेस में आ गई तो वो फर्स्ट की स्ट्रेट लाइन में आएगी या नहीं आएगी, जैसे रेड और ब्लैक को आप देख सकते हो, मतलब थर्ड वाली क्या करेगी, फर्स्ट को रिपीट करेगी, और फर्स्ट को रिपीट करेगी, फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में है तो सेम अल्फाबेट यूज कर दो जो फर्स्ट के लिए था, ए, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। फोर्थ लेयर कहां होगी बच्चों, थर्ड के फ्री स्पेस में, और थर्ड के फ्री स्पेस में होगी तो वो किसकी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, सेकंड की स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, समझ में आया। और सेकंड की स्ट्रेट लाइन में आएगी तो सेकंड के लिए अल्फाबेट क्या यूज किया आपने, बी, तो फोर्थ के लिए भी क्या करना है, बी करना है, यानी पैकिंग कैसे हो जाएगी, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, क्लियर, ठीक है बेटा। और इसके एग्जांपल ही अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका एग्जांपल क्या होता है, बीसीसी होता है बच्चों, बात समझ में आई क्या, मैंने क्या कहा था, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी सारे केस इसी में आएंगे, क्लियर। बीसीसी में ऐसे ही होता है, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझना, बीसीसी में एटम कैसे होता है, अरे कॉर्नर पर तो एटम होते ही होते हैं, और कॉर्नर के अलावा कहां पर होते हैं, बॉडी सेंटर पर भी होता है, यस और नो। मैंने क्या कहा, बीसीसी में एटम कैसे होते हैं, ऊपर वाले कॉर्नर, नीचे वाले कॉर्नर और बीच के बॉडी सेंटर पर, क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, ऊपर वाला कॉर्नर, ऊपर वाली जो लेयर है बेटा, देखो इनकी लेयर है, इसको मैं ए बोल दूं तो देखो ये बीच में जो लेयर होती है बेटा, यानी इस बॉडी सेंटर वाली, इसको मैं बोलूंगा बी। बच्चा कहेगा सर एक एटम से लेयर कैसे बनेगी, लेयर में तो कई सारे एटम होने चाहिए, बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, लेकिन अपने सिर्फ एक यूनिट सेल बनाई है, इसके आसपास में और भी कई सारी यूनिट सेल होगी बेटा, तो उनके भी बॉडी सेंटर एटम होंगे या नहीं होंगे, तो पूरा लेयर की फॉर्म में होता है, ऐसे समझ में आ रहा है, क्लियर। तो बीच वाला जो बॉडी सेंटर एटम है बेटा वो भी एक लेयर की फॉर्म में होगा, उसको बोलेंगे बी। फिर जो थर्ड वाली है बेटा, नीचे वाले कॉर्नर एटम हो गए, वो क्या हो गए, वापस उसको ए बोलेंगे नहीं बोलेंगे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ओके, ठीक है बेटा। और फोर्थ लेयर हमें पता है यहाँ पर फोर्थ लेयर होगी या नहीं होगी, वो भी क्या होगी, इसको बोलेंगे बी। क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। अरे ऐसी कई सारी यूनिट सेल होगी या नहीं होगी, तो देखो ये वाले कॉर्नर एटम, ये वाले कॉर्नर एटम स्ट्रेट लाइन में है बच्चों, अभी जैसे मैंने बॉक्स वाला एग्जांपल दिया था, और इनके सेंटर पे जो एटम होगा वो इनके स्ट्रेट लाइन में होगा क्या, नहीं, इनके फ्री स्पेस में होगा बेटा, बात समझ में आई क्या। अगर वो इनके फ्री स्पेस में है तो इसके लिए यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो मैंने अलग अल्फाबेट यूज कर लिया बी, बात समझ में आई क्या। फिर ऐसा क्या होगा, नीचे वाली यूनिट सेल है, इन दोनों के बीच में भी बॉडी सेंटर एटम होगा, वो क्या होगा, इसकी स्ट्रेट लाइन में होगा, तो वापस उसके लिए बी बोल सकते हैं, समझ में आ गया। इसका मतलब फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर एक दूसरे को रिपीट कर रही है, सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर एक दूसरे को रिपीट कर रही है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, ए बी
टाइप। बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर? और मैंने क्या कहा, अगर ये बीसीसी में होता है तो बीसीसी देखते ही अपन क्या कर देंगे बेटा, बीसीसी देखते दिमाग में आना चाहिए, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 8 होगा। कैसे होता है, बीसीसी में हमने कैलकुलेट करके देखा है। क्लियर? ठीक है बेटा। और अपन बात करें पैकिंग एफिशिएंसी तो ये कितनी होगी, 68% होगी। कैसे आती है, बीसीसी में हमने कैलकुलेट करके देखा है। ओके चलो बेटा, तो ये अपनी बात की है 3D पैकिंग का फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग। हमने क्या कहा, 3D पैकिंग का फॉर्मेशन अपन 2D की लेयर्स से करते हैं। और 2D की लेयर भी क्या होती है, 2 टाइप की होती है। स्क्वायर 2D लेयर, यानी स्क्वायर 2D लेयर को एक दूसरे के साथ अरेंज करते जाएंगे तो 3D तो बनेगी, लेकिन इन स्क्वायर 2D को अपन क्या करते हैं, 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, यानी लेयर एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में होना, यानी फर्स्ट के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर सीधी लाइन में क्या, सेकंड के एकदम स्ट्रेट लाइन में थर्ड के स्ट्रेट लाइन में फोर्थ के स्ट्रेट लाइन में फिफ्थ, ऐसे उसको तो बोलते हैं ए टाइप का पैकिंग अरेंजमेंट। वो किस में होता है, एससीसी में। क्लियर? ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर 2D लेयर को ऐसे अरेंज करते हैं कि सेकंड लेयर क्या होगी, फर्स्ट लेयर के एटम के फ्री स्पेस में, थर्ड लेयर क्या होगी, सेकंड के फ्री स्पेस में, फोर्थ क्या होगी, थर्ड के फ्री स्पेस में। ऐसे करते करते इसको अरेंजमेंट आएगा हमारे पास ए बी टाइप का पैकिंग अरेंजमेंट, जैसे होता है किसमें, बीसीसी में होता है बेटा। कैसे हुआ, समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो जो स्क्वायर 2D लेयर होती है बेटा, उसको 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं, उससे हमारे पास 2 टाइप की 3D पैकिंग आ सकती है बेटा। आ गया समझ में? अब दूसरी हमें पता है 2D कौन सी होती है, हेक्सागोनल 2D। नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल की जो 2D लेयर होती है उनको एक दूसरे के साथ अरेंज करके अपन 3D पैकिंग का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है बोलो बेटा फटाफट, यस और नो? क्लियर? तो ये अपने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग है। नंबर 1 बाई स्क्वायर 2D पैकिंग, नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाई हेक्सागोनल 2D पैकिंग या 2D लेयर। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? चलो बेटा, कोई दिक्कत है बोलो। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई बच्चा बोल सकता है? लेक्चर फिर एंड करते हैं। दृष्टि, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, रोहित, कोई भी दिक्कत हो बोलो बेटा। ये जो लेक्चर बेटा मैंने समझाया है अच्छे से इसको रिपीट करना बेटा। आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा बेटा आजकल में, उसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे समझना। ये जो वीडियो लेक्चर्स है आपके यूट्यूब चैनल पर, ये आपके नोट्स ही है बच्चों, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास के बाद अलग से नोट्स बना सकते हो, साथ साथ बना सकते हो, क्लास के बाद भी बना सकते हो स्क्रीनशॉट देखकर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी कोचिंग की तरह 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 वीक के बाद हटा देंगे, नहीं हटाएंगे बेटा, ध्यान रखना। वो आपको ऑलरेडी एनी टाइम अपने कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड मिलेंगे, तो वो आपके एज ए नोट्स ही है कि हाँ सर ने कैसे बताया, विजुअली और अच्छे समझ में आएगा। कॉपी में जो लिखा हो उसके कंपैरिजन में सर कैसे समझा रहे हैं वो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? कोई दिक्कत है बोलो बेटा फटाफट। तो बाकी अपन डिस्कस करेंगे जो 3D पैकिंग है उसका फॉर्मेशन अपन 2D वाली लेयर से कैसे कर सकते हैं। स्क्वायर से तो कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हेक्सागोनल वाली 2D लेयर से। ठीक है बेटा? चलो बेटा बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? अच्छा, दूरदृष्टि का मैसेज आया क्या? एटम तो सर पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये अरेंजमेंट में रियल में वॉइड प्रेजेंट होंगे क्या? जहाँ वॉइड प्रेजेंट है वहाँ भी एटम हो सकते हैं क्या? बेटा ये अलग, वहाँ एटम में वॉइड में एटम नहीं होंगे, आयंस होंगे। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा, हम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। आपने 12th में इसी साल चैप्टर पढ़ा है, लेकिन पूरे चैप्टर को ओवरलैप मत करो। आप जो बोल रहे हो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएगा बेटा। इसके बाद वॉइड पढ़ेंगे, वॉइड के बाद क्या, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसमें NaCl, ZnS, CaCl कई स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। NaCl में क्या होता है, Cl- FCC में होगा, Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा। ठीक है? फिर अपन पढ़ेंगे ZnS में क्या होता है, S-2 FCC में होगा, और Zn+2 क्या होता है, हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, वॉइड में एटम नहीं आयन होंगे बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? वो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर एटम होंगे और एटम का जो फ्री स्पेस होगा उनको बोलेंगे वॉइड। क्लियर? तो इसके बाद कल जैसे पैकिंग कंप्लीट करके पहले पढ़ेंगे वॉइड क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। वॉइड कैसे बनती है, कितने टाइप की होती है, फिर उस वॉइड के बेसिस पे डिस्कस करेंगे इस वॉइड में ये आयन प्रेजेंट होगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अपन बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है? और कोई डाउट? यहाँ तक जो बता दिया, यहाँ तक और कोई डाउट बेटा? यस और नो? ठीक है? चलो बेटा, दूरदृष्टि और कोई डाउट?
तो ध्यान रखना वॉइड में एटम नहीं होंगे, एटम तो जहाँ है वहीं होंगे, उनके बीच का फ्री स्पेस है बेटा वहाँ पर वॉइड होगी बेटा, ठीक है। और उन वॉइड में अलग अलग, जैसे यहाँ पर तो अपन नॉर्मली सेम एटम की पैकिंग बोल रहे हैं, यहाँ पर आयन की पैकिंग नहीं बोल रहे हैं। आगे अलग अलग टाइप के आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, आयनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, कैटायन एनायन दो टाइप के होंगे, एक आयन तो एटम की जगह पर होगा और दूसरा एक आयन बोला यानी पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, एक आयन तो एटम की जगह पर होगा, दूसरा आयन बीच की जो वॉइड बनती है उस वॉइड में होगा बेटा, वो आयन्स होता है ना कि एटम्स। आ गया समझ में, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बेटा बाकी बात करें नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।